हाय एवरीवन। तो इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं सेंटेंस करेक्शन के पीवाईक्यू को, जो कि सीएपीएफएससी ग्रामर में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। तो हम लोग इसको 2015 से 2025 तक जितने भी ग्रामर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस हर एक क्वेश्चन को हम लोग आज यहाँ पे डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं। इसके प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डू एज डायरेक्टेड को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। उसी के साथ जो फ्रेजल मीनिंग है उसको भी जो है हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। उस क्लास को देख लेना, क्योंकि वहाँ पे भी जो बहुत सारे ग्रामर का कॉन्सेप्ट हो गया, रूल्स हो गया, उस हर चीज़ को हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस किए हैं विथ थ्योरी के साथ। उस क्लास को जो है एक बार देख लेना, ठीक है? तो इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं सेंटेंस करेक्शंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर साल जो है हमें 5 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है, जो सबसे लास्ट क्वेश्चन होता है पेपर 2 का। तो हर एक क्वेश्चन को हम लोग आज डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं। क्लियर है? तो कोई भी डाउट रहता है तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इसमें मैसेज कर सकते हो। बाकी पूरे इस क्लास का जो स्लाइड है, इस टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो एक बार जाके चेकआउट कर लेना। क्लियर है क्या? चलो फिर स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करते हैं 2015 के पीवाईक्यू को। एक्चुअली क्या है कि जो है, तो सेंटेंस करेक्शंस का क्वेश्चन जो है हमें 2016 से देखने को मिलता है, ठीक है? लेकिन हमें जो है पूरा लास्ट 10 इयर्स का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व करना है। तो प्रीपोजिशन जो है 2015 में पूछे गए हैं। हालाँकि देखो, प्रीपोजिशन से अलग क्वेश्चन एट प्रेज़ेंट जो है हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन जो है डू एज डायरेक्टेड में हर साल डायरेक्टली प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आता है। हम लोग जो है प्रीपोजिशंस को ऐसे ही जस्ट रैंडमली टिक मार्क करके आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। पूरा प्रीपोजिशंस का कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। जितना भी प्रीपोजिशंस यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं, उस हर एक प्रीपोजिशंस को यूज़ करेंगे, और उसका जितना भी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे यूज़ होता है, उसको भी हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ, और फर्स्ट क्वेश्चन है, द पोस्ट ऑफिस विल कंपेंसेट अस द लॉस। तो सबसे पहले एक बार अपने लेवल में भी ट्राई कर सकते हो, बाकी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ही करेंगे, ठीक है? तो देखो, यहाँ पे जो है हम लोग यूज़ करने वाले हैं प्रीपोजिशंस, वो यहाँ पे हैं फॉर का प्रीपोजिशंस। क्यों? तो हम लोग जब फॉर का प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं तो कब यूज़ करते हैं? अगर कोई रीज़न हो गया, या फिर कोई चीज़ का कॉजेज़ बताना हो गया, तब हम लोग जो है यहाँ पे फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे सेंटेंस देखो, द पोस्ट ऑफिस विल कंपेंसेट, जो पोस्ट ऑफिस है ये कंपेंसेट करेंगे। क्यों कंपेंसेट करेंगे? क्योंकि उसके द्वारा जो है लॉस हुआ है। ये रीज़न बता रहे हैं ना, लॉस हुआ है इसलिए जो है कंपेंसेट कर रहे हैं, क्षतिपूर्ति कर रहे हैं। तो जब फिर रीज़न बताना हो गया या फिर कॉजेज़ बताना हो गया, उस केस में हम लोग जो है फॉर का यूज़ करते हैं। इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान देना। देखो, और कहाँ-कहाँ हम लोग फॉर का यूज़ करते हैं? अगर कोई पर्पज़ बताना हो गया, जैसे कि शी वेंट टू द मार्केट फॉर वेजिटेबल्स, पर्पज़ बता रहे हैं। जो है वह मार्केट जा रही है वेजिटेबल्स लेने के लिए, है ना? सब्ज़ी लेने के लिए। एक पर्पज़ बता रहा है। पर्पज़ के केस में हम लोग जो है फॉर का यूज़ करेंगे। फिर अगर कुछ ड्यूरेशन का हो गया, या फिर कुछ टाइम बताना हो गया, उस केस में हम लोग जो है फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे कि ही हैज़ लिव्ड हियर फॉर 5 ईयर्स। ये जो 5 ईयर्स एक टाइम को बता रहे हैं, एक ड्यूरेशन को बता रहे हैं। तो इस केस में हम लोग जो है फॉर का यूज़ करते हैं। फिर एक्सचेंज हो गया, प्राइजेस हो गया, सपोर्ट या फिर फेवर, फिर रेसिपिएंट हो गया। इन सब चीज़ में हम लोग जो है फॉर का यूज़ करते हैं। अब ये बोलोगे कि हमें इतना सब को याद रखना है। तो देखो, यहाँ पे मैं नहीं बोलूँगा कि इसको याद रखो, कि फॉर का यूज़ जो है पर्पज़ के लिए करते हैं, ड्यूरेशन के लिए करते हैं, एक्सचेंज के लिए करते हैं। तो इस तरीके से जस्ट रट्टा मारो, मैं ये नहीं बोलूँगा। इसको जो है सबसे अच्छा है प्रैक्टिस करना के तरीके से। जैसे अगर कोई भी प्रीपोजिशंस को अगर कवर कर रहे हो, तो बेस्ट है कि उसका जितना ज़्यादा एग्ज़ाम्पल कवर करोगे, उतना ज़्यादा जो है वो माइंड में बस जाएगा। जितना ज़्यादा एग्ज़ाम्पल बेस्ड प्रैक्टिस करोगे, वहाँ से जो है पूरा प्रीपोजिशंस कवर हो जाते हैं। इसको रटने की भी ज़रूरत नहीं है। बस इसका अगर थोड़ा हिंदी मीनिंग पता हो तो और ज़्यादा बेस्ट है ना? जैसे कि फॉर का जो है हिंदी मीनिंग होता है के लिए। के लिए जो है कहाँ-कहाँ यूज़ होता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, है ना? सबको पता है कि के लिए जो है कहाँ-कहाँ पे यूज़ होता है। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रीपोजिशंस को बेस्ट से बेस्ट तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बाकी इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, जितना ज़्यादा एग्ज़ाम्पल करोगे, वही जो है वहाँ से सफिशिएंट होता है। आगे एग्ज़ाम्पल कर लोगे तो ऑटोमेटिकली माइंड में क्लिक हो जाएगा कि इस सेंटेंस के लिए जो है इस प्रीपोजिशंस का यूज़ होगा। बाकी और फॉर का कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कोई रीज़न बताना हो गया,
कॉजेज़ बताना हो गया या फिर बेनिफिट है, फंक्शंस या फिर कुछ रोल्स हैं, तो इस केस में जो है हम लोग यहाँ पे फॉर का यूज़ करते हैं। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द सीन, यहाँ पे ब्लैंक्स दिया हुआ है, ऑफ अस इज़ अ मैग्निफिसेंट। यहाँ पे क्वेश्चन टैग बोला है इज़न्ट इट। इसमें कौन-सा प्रीपोज़िशन सूटेबल होगा इसको बताना है। तो इसमें जो है प्रीपोज़िशन यूज़ होगा वो है बिफोर का, है ना? बिफोर का जो है पहले, इसका हिंदी मीनिंग होता है, तो यहाँ पे बिफोर यूज़ होगा। कैसे बिफोर यूज़ होगा? कि द सीन ऑफ अस इज़ मैग्निफिसेंट, मतलब जो सीन थे, हैं? कोई मूवी के सीन थे, वो हमारे पहले वाला जो सीन थे, हमारे आने से पहले वाला जो सीन थे, वो मैग्निफिसेंट थे, शानदार थे। इस केस में हम लोग जो है बिफोर के यूज़ कर रहे हैं। अब ऐसा भी तो हो सकता है बोलोगे कि ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे आने के बाद भी कोई सीन जो है वो शानदार रहा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है देखो, इज़न्ट इट लिखा हुआ है। इज़न्ट इट यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन टैग है। ठीक है? तो जब भी क्वेश्चन टैग लगता है तो क्वेश्चन टैग किस लिए लगता है? कोई क्वेश्चन को जो है आंसर करने के लिए, मतलब कोई चीज़ यहाँ पे बोले गए हो वो सही है कि नहीं है, उस फैक्ट्स को चेक करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हम लोग जो है क्वेश्चन टैग का यूज़ करते हैं। क्लियर है? तो इस केस में जो है यहाँ पे बिफोर इसका सूटेबल प्रीपोज़िशन होगा। इस चीज़ को याद रखना। बाकी और कहाँ हम लोग जो है प्रीपोज़िशन का यूज़ कर सकते हैं? अगर टाइम बताना हो गया, जैसे कि ही अराइव्ड बिफोर नून, कि जो है दोपहर के पहले पहुँचे। इस केस में हम लोग जो है जो बिफोर है उसका यूज़ करते हैं। प्लेसेस बताना हो गया या फिर कोई पोजीशंस हो गया, उस केस में हम लोग जो है बिफोर का यूज़ करते हैं। जैसे कि द सीन बिफोर अस वाज़ ब्रीथ टेकिंग, इस तरीके से। फिर ऑर्डर या फिर प्रेफ़रेंस हो गया, है ना? ओकेशन, प्रेज़ेंस या फिर ऑडियंस, इन सब चीज़ के जो केसेस हैं यहाँ पे बिफोर का हम लोग यूज़ करते हैं। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन है, एक बार अपने लेवल में भी ट्राई करो, सही आ रहा है कि नहीं बन रहा है आंसर। थर्ड क्वेश्चन है कि इट इज़ अगेंस्ट माय नेचर टू पिक अ क्वारल, इसके साथ आ जाएगा विथ। तो विथ आएगा। विथ हम लोग जो है कब यूज़ करते हैं? अगर कोई पोज़ीशन बताना हो गया तब हम लोग इसका यूज़ करते हैं। पोज़ीशन के साथ अगर कोई पर्सन हो गया, पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो गया, तब हम लोग जो है विथ का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, इट इज़ अगेंस्ट माय नेचर, ये जो है मेरे नेचर के, मेरे बिहेवियर से अलग है या फिर अपोज़िट है। क्यों? कि जो है इट इज़ अगेंस्ट माय नेचर टू पिक अ क्वारल एनीवन, कि किसी दूसरे के साथ लड़ाई करना, ये मेरे नेचर्स के अगेंस्ट है। यहाँ पे क्या आ रहा है, एक पर्सनल का या फिर पर्सन का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। जब इन्वॉल्वमेंट हो गया या फिर पोजीशन हो गया, उस केस में हम लोग जो है विथ का यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे और अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर टुगेदरनेस का बात है, एसोसिएशन का बात है, तब भी हम लोग जो है विथ का यूज़ करते हैं। कि यहाँ पे सेंटेंस को देखो, सेंटेंस बोला है कि इट इज़ अगेंस्ट माय नेचर टू पिक अ क्वारल विथ एनीवन। अब एनीवन में कौन आएगा? थर्ड पर्सन आएगा, है ना? मतलब ये इट है, कोई पर्सन है और एनीवन के साथ फाइट करेंगे या फिर लड़ाई झगड़ा करने वाले, तो यहाँ पे 2 पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होगा। 2 पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, मतलब हम लोग इसका टुगेदर बोल सकते हैं। तो टुगेदरनेस के लिए भी तो हम लोग जो है विथ का यूज़ करते हैं। इसीलिए जो है इस सेंटेंस में एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन जो है विथ यूज़ होगा। फिर पोजेशंस या फिर हैविंग के लिए हम लोग जो है विथ का यूज़ करते हैं। इंस्ट्रूमेंट हो गया, मैनर या फिर वे ऑफ डूइंग हो गया। ये जो है कुछ कॉमन यहाँ पे डायरेक्शन है या फिर डायमेंशन है जहाँ पे हम लोग विथ का यूज़ करते हैं। फिर कॉजेज़, फीलिंग हो गया, एग्रीमेंट, रोटेशन, अपोजिशंस, कंटेंट हो गया, एक्शन इन्वॉल्विंग अनदर पर्सन, कनेक्शन, जो है कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है जहाँ पे हम लोग विथ का यूज़ करते हैं। क्लियर है? इतना समझ आ गया? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई कैन नॉट क्लाइंब दैट हाई रोप, ये जो है सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में जो है करेक्ट प्रीपोजिशन हमें इंसर्ट करना है। क्या इसका करेक्ट प्रीपोजिशन हो सकता है? एक बार सोचो। तो यहाँ पे जो है करेक्ट प्रीपोजिशन यूज़ कर सकते हैं वो है ऑन टू का। ऑन टू का जो है हम लोग कब यूज़ करते हैं? जैसे कि ये कोई सरफेस एरिया हो गया, तो सरफेस एरिया के ऊपर हम लोग जो है वॉकिंग कर रहे हैं या फिर रनिंग कर रहे हैं। बोलने का मतलब है कि सरफेस जो एरिया है उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आओगे, तो उस केस में हम लोग जो है यहाँ पे ऑन टू का यूज़ करते हैं।
सेंटेंस देखो कि आई कैन नॉट क्लाइम दैट हाई रूफ, कि जो हाई रूफ है उसके ऊपर मैं क्लाइम नहीं कर सकता हूँ, मतलब ये जो है सरफेस को बता रहा है। तो जब भी सरफेस को बताएंगे उस केस में हम लोग जो है ऑन टू का यूज़ करते हैं। अगर नीचे बताएंगे तो अंडर का यूज़ करते हैं, इन का यूज़ करते हैं, और ऊपर को बताएंगे ऑन टू के साथ अबव हो गया ना, अबव, लेकिन यहाँ पे टच नहीं होना चाहिए, उस केस में हम लोग अबव का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है टच होगा, क्लाइम करोगे तो सरफेस के साथ टच होगा, तो टच के केस में हम लोग ऑन टू का यूज़ करते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना। बाकी इस क्लास के बाद जो है हम लोग ग्रामर का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। वहाँ पे डिटेल के साथ कवर करेंगे कि कहाँ पे कौन सा सेंटेंस का यूज़ होता है, कहाँ पे कौन से सेंटेंस में कैसा प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, वहाँ पे क्लियरली समझ आ जाने वाला है। ठीक है? तो इस केस में जो है इस सेंटेंस में हम लोग ऑन टू का यूज़ करते हैं। जो एक्सप्लेनेशन बताया हूँ वही एक्सप्लेनेशंस के फॉर्म में यहाँ पे लिखा गए हैं। और उसके बाद कुछ एग्ज़ाम्पल रखें, एग्ज़ाम्पल को अपने से कवर करना है। ठीक है? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बन पाए। क्लियर है? चलो, फिर ऑन टू का और हम लोग कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं? जैसे कि अगर सरफेस के ऊपर मूवमेंट हो गया तो वहाँ पे करते हैं। अभी जस्ट एग्ज़ाम्पल देखें कि द कैट जंप्ड ऑनटू द वॉल, इस केस में। फिर क्लाइंबिंग हो गया, ट्रांसफ़र या फिर प्लेसमेंट हो गया, उस केस में भी ऑन टू का यूज़ करते हैं। ट्रांज़िशन या फिर चेंज हो गया, स्टेट का चेंजेस, जैसे कि लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। यहाँ पे ट्रांज़िशन हो रहा है वन चैप्टर से अनदर चैप्टर। तो इस केस में भी हम लोग जो है ऑन टू का यूज़ करते हैं। कंट्रोल हो गया, पोज़ीशन हो गया, यहाँ पे भी हम लोग यूज़ करते हैं इसी का जो है ऑन टू। बताओ, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन जो है, आई हैवंट सीन अ मूवी द एंड ऑफ फरवरी। क्या यहाँ पे जो है हम लोग यूज़ करेंगे बेस्ट से बेस्ट प्रीपोजिशंस। इसमें हम लोग जो है सिंस यूज़ करने वाले हैं। सिंस क्यों यूज़ करेंगे? देखो, सिंस का यूज़ हम लोग कब करते हैं ये पहले समझो, कि सिंस का यूज़ तब करते हैं जब कोई पॉइंट है या फिर कोई एक्शन है, ये पास्ट में स्टार्ट हुआ है, लेकिन उसका एक्शन जो है या फिर उसका जो है इम्पैक्ट हमें प्रेज़ेंट में भी देखने को मिलता है। उस केस में हम लोग जो है सिंस का यूज़ करते हैं। कैसे? देखो, आई हैवंट सीन अ मूवी द एंड ऑफ फरवरी। देखो, एंड ऑफ फरवरी से मैं जो है मूवी नहीं देखा हूँ। ऐसे बोल सकते हैं। तो इस केस में क्या है कि नहीं देखा हूँ, वो अभी बता रहे हैं, मतलब इसका इफ़ेक्ट प्रेज़ेंट में भी दिख रहे हैं। एग्ज़ाम्पल और देखो, जैसे कि ये है कि शी हैज़ लिव्ड हियर सिंस 2010। वह जो है 2010 से रह रहे हैं। मतलब उसका जो रहने का एक्शन है ये पास्ट में ओरिजिनेट हुआ है, पास्ट से रह रहे हैं, और अभी कितना चल रहा है, 2025 चल रहा है। 2025 में भी रह ही रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ? मतलब सिंपल हुआ कि कोई भी एक्शन अगर पास्ट से स्टार्ट हुआ है, उसका इफ़ेक्ट अगर प्रेज़ेंट में है, तो उस केस में हम लोग जो है सिंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, इट है इट हैज़न्ट रेन्ड सिंस लास्ट वीक। लास्ट वीक से रेन नहीं हुआ है, बारिश नहीं हुए हैं। तो इस केस में भी हम लोग जो है सिंस का ही यूज़ करने वाले हैं। क्लियर है? कोई डाउट नहीं, ठीक? और हम लोग कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं सिंस का? जैसे कि कोई पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए। स्पेसिफिक पास्ट इवेंट हैं, जैसे आई हैवंट मीट हिम सिंस द पार्टी। ये जो स्पेसिफिक इवेंट है पास्ट में हो चुका है, उस केस में हम लोग जो है सिंस का यूज़ करते हैं। अगर कोई रीज़न हो गया, कॉज़ हो गया। अब एक चीज़ देखोगे कि मैं जब ऑन टू बताया हूँ तब भी बोला हूँ कि रीज़न और कॉज़ में ही यूज़ होता है ऑन टू का। विथ बताया हूँ तब भी बोला हूँ कि जो है रीज़न और कॉज़ का विथ में भी यूज़ होता है। एग्ज़ैक्टली यूज़ कहाँ पे होता है? यहाँ पे देखो ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है। तो सिंस का यूज़ हम लोग रीज़न और कॉसेस में भी करते हैं, विथ के साथ भी करते हैं, लेकिन जो सिंस है उस केस में जो फॉर्मल यूज़ होता है, वहाँ पे हम लोग जो है विथ का यूज़ करते हैं। ये कब समझ आएगा? ये समझ आने वाला है प्रैक्टिस से। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा यहाँ पे बेस्ट होने वाला है। वहीं से पूरा ऑटोमेटिकली माइंड में क्लिक हो जाता है कि कहाँ पे कौन-सा प्रीपोज़िशंस करना है। और ये जो बता रहा हूँ मैं, एक प्रैक्टिकल वे बता रहा हूँ जिसके थ्रू जो है इस प्रीपोज़िशंस को बेस्ट से बेस्ट मार्क्स यहाँ पे गेन कर सकते हो, उसको हैंडल करने का, कि प्रैक्टिस ही है। ठीक है? क्योंकि वहीं से जो है पूरा एक आइडिया लग जाता है। प्रैक्टिस करोगे तो एक आइडिया लगता है कि कैसे जो है प्रीपोज़िशंस कहाँ पे यूज़ होना चाहिए।
चलो, ये तो हो गया 2015 का क्वेश्चन। अब हम लोग इंटर करते हैं 2016 के पीवाईक्यू को। इसको अब हम लोग जो है डिटेल के साथ कवर करते हैं। यहाँ से जो है 2016 से 2025 तक, 16 से 25 तक देखोगे, तो यहाँ पे हमें जो है सेंटेंस को करेक्ट करना है। यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है, इसको जो है ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब जब भी हम लोग ग्रामेटिकल एरर को सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए पहले जो है कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पे रूल्स पता होना चाहिए ग्रामर का। चाहे टेंसेस का हो, चाहे नाउन का हो, प्रोनाउन का हो, हर एक फील्ड से। तभी कहीं जाके जो है इस तरीके से क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है। बाकी नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करने ही वाले हैं पूरे ग्रामर को, डिटेल के साथ कवर करने हैं। इस क्वेश्चन को बताओ तो पहला है, सेवरल डिफेंस एयरक्राफ्ट हैव क्रैश्ड रिसेंटली। यहाँ पे कहाँ पे जो है ग्रामेटिकल एरर है। तो देखो यहाँ पे जो ग्रामेटिकल एरर है ना, ये एयरक्राफ्ट में है। एक्चुअली अगर एयरक्राफ्ट जो लिखा हुआ है इसको देखोगे, एयरक्राफ्ट जो है ना, यहाँ पे देखो ये जो एयरक्राफ्ट लिखा हुआ है, एयरक्राफ्ट एक्चुअली ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। ठीक है, सिंगुलर के थ्रू भी काम करते हैं, प्लूरल के भी थ्रू यहाँ पे काम करते हैं। लेकिन एक चीज़ देखो कि यहाँ पे जो सेवरल लिखा हुआ है, सेवरल लिखा हुआ मतलब यहाँ पे मल्टीपल लोगों का बात कर रहे हैं। तो मल्टीपल लोगों के बात के लिए यहाँ पे प्लूरल आना चाहिए। तो यहाँ से जो एस लिखा हुआ है, ये एस हट जाएगा और इसके बदले जो है एयरक्राफ्ट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एयरक्राफ्ट जो है अपने आप में सिंगुलर भी होते हैं और एयरक्राफ्ट अपने आप में प्लूरल भी होते हैं। यहाँ पे जो है प्लूरल का बात की है तो इसका जो है एयरक्राफ्ट ही बस आएगा। ठीक है, वही चीज़ जो है यहाँ पे लिखा गया है एक्सप्लेनेशन के साथ। अगला क्वेश्चन, शी हैड कम हियर बट डिड नॉट मीट मी फॉर रीजन बेस्ट नोन टू हर। इसमें क्या मिस्टेक्स हैं ये बताओ तो। देखो यहाँ पे जो है ये सेंटेंस ऑलरेडी अपने आप में करेक्ट ही है। ऐसे देखो, यहाँ पे जो लिखा गया हैड, हैड लिखा है, हैड के साथ जो है थर्ड फॉर्म आते हैं। क्लियर है, ऐड के साथ जो है थर्ड फॉर्म आते हैं, तो थर्ड फॉर्म भी लिखा गया है ना। ये जो है थर्ड फॉर्म क्या होता है, कम का, कम केम कम। यहाँ पे कम जो लिखा हुआ है थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, तो ये तो जो है पास्ट टेंस में ऑलरेडी है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में जो है ऑलरेडी है। और पहला सेंटेंस जो स्टार्ट होता है जब भी हम लोग यूज़ करते हैं पास्ट सेंटेंस में, तो पहला जो एक्शन होता है ये पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। ये तो पास्ट परफेक्ट टेंस में ऑलरेडी है। उसके बाद जो है बट ही डिड नॉट मीट मी फॉर रीजन। अब यहाँ पे डिड लिखा हुआ है जो कि पास्ट टेंस है, तो पहले पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, उसके बाद जो है पास्ट टेंस का यूज होता है। तो ये तो अपने आप में जो है ग्रामेटिकली सही है। अगला देखो, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, ही इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमाइजिंग पीपल ऑफ माई क्लास। ये जो है क्या इरर है ये बताना है। यहाँ पे देखो बात कितने का कर रहे हैं, यहाँ पे वन ऑफ दी बोले हैं। वन ऑफ दी मतलब यहाँ पे एक का इम्पोर्टेंट तो बताए हैं, लेकिन इसके साथ जो है प्रोमाइजिंग पीपल और हैं, यहाँ पे बोले तो वही है। वन ऑफ दी मतलब एक पर्सन के बारे में जिक्र किए हैं, है ना, वन ऑफ दी करके। लेकिन वन ऑफ दी का मतलब क्या होता है कि और बहुत सारे लोग हैं जो कि प्रोमाइजिंग है। क्लियर है, ये जो वन ऑफ दी लिखा गया है ये प्लूरल है ना। तो जब ये प्लूरल है तो इसका जो वर्ब आएगा ये भी तो प्लूरल आएगा, तो इसका हो जाएगा पुपिल्स। ठीक है, तो इसका हो जाएगा पुपिल्स हो जाएगा। इस तरीके से ध्यान देना। बहुत लोगों को लगेगा कि ये जो है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के हिसाब से तो पपिल ठीक लिखा है, लेकिन यहाँ पे गलत है, वन ऑफ दी बोले हैं। वन ऑफ दी का जो है लिटरल में जो मीनिंग वही होता है कि कोई एक पर्सन को हम लोग जो है इंटेलिजेंट बता रहे हैं, है ना। एक पर्सन को इंटेलिजेंट बताया, लेकिन और पर्सन भी है जो कि इंटेलिजेंट हैं। उस केस में जो है हम लोग वन ऑफ दी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो और भी पर्सन है तो कितना हो गया, 2 पर्सन या फिर 3 पर्सन हो गया। तो 3 पर्सन हो गया मतलब ये प्लूरल में चल गया। अब प्लूरल में चल गया तो इसका जो है पुपिल का जो है प्लूरल क्या बन जाएगा, पुपिल्स बन जाएगा। इस केस में जो है यहाँ पे पुपिल्स आएगा। बाकी सब चीज़ यहाँ पे ठीक है कि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमाइजिंग पुपिल्स ऑफ माई क्लास। क्लियर है, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, बाकी इसका कुछ एग्जाम्पल अगर समझना है कि सी इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वन ऑफ द लिखे हैं। बेस्ट स्टूडेंट तो और भी है ना। यहाँ पे एक को बताया है लेकिन और भी बेस्ट स्टूडेंट्स हैं। और भी है मतलब ये प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए स्टूडेंट्स आएगा, ना कि यहाँ पे स्टूडेंट। ठीक है,
फिर अदर जैसे कि दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज़ इन इंडिया। इस तरीके से जो है कुछ इसका एग्ज़ाम्पल्स हैं। नेक्स्ट देखो, कैडेट्स मस्ट गेट ऑल आइटम्स ऑफ क्लोथ्स आयरन बिफोर पैकिंग देम फॉर एक्सकर्शन। क्या इसमें मिस्टेक्स हैं बताओ तो? इसमें जो है थोड़ा-सा यहाँ पे माइनर मिस्टेक्स हैं। कौन-सा माइनर मिस्टेक्स हैं? कि हम लोग जो है आइटम्स ऑफ हैं, तो आइटम्स ऑफ के हमेशा जो है हम लोग जो भी सब्जेक्ट लेते हैं या फिर वर्ब लेते हैं, उसमें आईएनजी लगाते हैं, ठीक है? वर्ब जो आता है ये आईएनजी के फॉर्म में आता है, तो इसका हो जाएगा क्लॉथिंग, ठीक है? क्लॉथिंग यहाँ पे सूटेबल आंसर होगा क्योंकि नॉर्मली हम लोग जो है आइटम्स ऑफ हो गया, इस तरीके से कुछ यहाँ पे वर्ड होते हैं जिसके बाद हम लोग आईएनजी फॉर्म लेते हैं। मतलब यहाँ पे जो है क्लॉथिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ जो है क्लॉथिंग जो है एक्चुअली हम बोल सकते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लोग जो है क्लॉथिंग लिखते हैं। क्लियर? अगला नेक्स्ट देखो, अनईजी लाइज द हेड हु वियर द क्राउन। ये फिफ्थ क्वेश्चन है। यहाँ पे जो एक्चुअली मिस्टेक है ना ये हु के ऊपर है। हु का यूज़ हम लोग कब करते हैं? हु का यूज़ अगर कोई पर्सन्स को बताना हो तब हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई पर्सन्स का बात नहीं हो रहा है। देखो, अनईजी लाई द हेड हु वियर द क्राउन, है ना? क्राउन हु वियर द क्राउन, हु वियर द क्राउन नहीं आएगा यहाँ पे, दैट वियर द क्राउन आएगा। सबसे पहले अगर यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, यहाँ पे हेड है। हेड है मतलब यहाँ पे क्या है पर्सन्स के बारे में है ना, सिर के बारे में बता रहे हैं। तो हेड है तो बोलोगे तो हु लिखा है जो कि पर्सन के लिए यूज़ बता रहे हो, तो ये सही होना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि ये जो सेंटेंस है ना इसका मीनिंग समझो। जो अनईजी लाइज द हेड दैट वियर द क्राउन, इसका एक्चुअली मीनिंग होता है द पर्सन हु होल्ड पावर या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जो है अधिकतर जो है ट्रबल या फिर रेस्टलेस माइंड में आते हैं। ठीक है, जो भी पर्सन है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर पावर को होल्ड करके रखते हैं, वो अधिकतर देखे गए हैं कि जो है ट्रबल में आ जाते हैं, है ना, परेशानी में आ जाते हैं। उस केस में यहाँ पे जो है इसका मीनिंग होता है। बताओ यहाँ पे कोई पर्सन्स का बात कर रहे हैं या फिर कोई थिंग का बात कर रहे हैं? यहाँ पे जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर पावर, ये एक्चुअली ये थिंग का बात कर रहे हैं, पर्सन्स का बात नहीं कर रहे हैं। तो जब भी हम लोग जो है कोई पर्सन्स का बात करते हैं तब हु लगाते हैं, लेकिन अगर कोई थिंग का बात करते हैं, ठीक है, जब भी थिंग का बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे दैट लगाते हैं। तो हु के जगह यहाँ पे दैट आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा अनईजी लाइज द हेड दैट वियर द क्राउन, यहाँ पे दैट यूज हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलो, ये तो रहा 2016 का पीवाईक्यू। अब इंटर करते हैं हम लोग 2017 का पीवाईक्यू। ये भी जो है 2017 में वैसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सेंटेंस को यहाँ पे करेक्ट करना है, जो ग्रामेटिकली एरर क्वेश्चन है उसको करेक्ट करना है। पहला क्वेश्चन है कि ही फाइंड्स फॉल्ट इन एवरीवन, है ना, ही फाइंड्स फॉल्ट इन एवरीवन, इसको यहाँ पे करेक्ट करना है। यहाँ पे इस सेंटेंस को देखोगे तो सबसे पहले ध्यान दो यहाँ पे प्रीपोजिशंस। ये जो प्रीपोजिशन इन लिखा हुआ है, इन का यूज़ हम लोग कब करते हैं? जब हम लोग कोई चीज़ के अंदर जा रहे हैं, है ना? उस केस में हम लोग इन का यूज़ करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में हम लोग इन का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो लिखा गया है, इनके साथ यहाँ पे प्रीपोजिशन, ये इन ही यहाँ पे गलत है। यहाँ पे इन नहीं आएगा, यहाँ पे एक्चुअली विथ आएगा। कैसे विथ आएगा? जब भी हम लोग कोई पोजीशंस का बात करते हैं या फिर टुगेदरनेस का बात करते हैं, उस केस में हम लोग जो है विथ का यूज़ करते हैं। अभी डिस्कस किए। तो ही फाइंड्स फॉल्ट विथ एवरीवन, है ना? जो है फॉल्ट को यहाँ पे फाइंड्स किए एवरीवन। यहाँ पे एक जो है क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे टुगेदरनेस का बात आ रहा है। हर किसी में जो है एक फॉल्ट जो है गलतियाँ हैं उसको यहाँ पे फाइंड किए गए हैं। इसका जो है करेक्ट प्रीपोजिशंस विथ हो जाएगा, ना कि इन होगा। ठीक है, तो ही फाइंड्स फॉल्ट विथ एवरीवन, ये जो है इसका करेक्ट प्रीपोजिशंस है। बाकी और कुछ एग्जांपल, शी ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट विथ हर फ्रेंड्स हो गया, एक क्लोजनेस को बता रहा है। ये डोंट फाइंड फॉल्ट विथ अदर्स, कि पोजीशंस या फिर टुगेदरनेस जब भी इस केस में बात करते हैं, हमेशा जो है इसके साथ विथ प्रीपोजिशंस का यूज़ करते हैं। इनका जो है प्रीपोजिशन इसके साथ हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। ध्यान रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब सेकंड क्वेश्चन, ही इज वन ऑफ द नोबल मैन हु हैव सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ फॉर द नेशन। अब इसमें ये बताना है कि कौन सा यहाँ पे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें कहाँ पे हमें ग्रामेटिकल एरर यहाँ पे दिख रहा है,
बताओ तो सबसे पहले एक बार अपने लेवल में ट्राई करो, बाकी हम लोगों को तो इसे सॉल्व करना ही करना है। देखो यहाँ पे जो ग्रामेटिकल एरर है ना, ये हिज़ लाइफ़ इसमें है। तो कुछ लोगों को लगेगा ये जो है यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट बनता है वो तो हिज़ बनता है, तब तो ये सही है, सही होना चाहिए। लेकिन मीनिंग को यहाँ पे अगर क्लियरली निकालोगे तो ये जो ऑब्जेक्ट लिख रहा है ना, ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली हू के लिए आया हुआ है। समझ रहे हो? ये जो ऑब्जेक्ट है हू के लिए आया है, और हू सिंगुलर होता है कि प्लूरल? सबसे पहले बात तो हू जो है यहाँ पे प्लूरल होता है। और ये जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट के लिए ये ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है। ये जो हिज लाइफ लिखा हुआ है ना, हिज लाइफ की जगह हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे देयर लाइव्स, देयर लाइव्स। अब देखो यहाँ पे लाइफ लिखा हुआ है, लाइफ एक्चुअली सिंगुलर होता है, लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है वो प्लूरल है, तो इस केस में जो वर्ब भी लगेगा वो प्लूरल फॉर्म ही लगने वाला है। ठीक है, समझ आया? तो इस सेंटेंस में जो ग्रामेटिकल एरर था वो देयर लाइव्स था। ठीक है, ये जो हिज लाइफ है, इसके जगह हमें देयर लाइफ यूज करना है। तो सेंटेंस हो जाएगा, ही इज वन ऑफ द नोबल मैन हु हैव सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर द नेशन। अब ये जो है यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। याद रखना जो ये ऑब्जेक्ट आया हुआ है एक्चुअली ये जो हु के लिए आया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ही है यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, इज यहाँ पे वर्ब हो गया, और वन ऑफ द नोबल यहाँ तक जो है एक एक सेंटेंस है। ठीक है, ये एक सेंटेंस है। फिर ये जो मेन है, अब मेन को क्वालिफाई कर रहा है हु यहाँ पे क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। अब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट उसी के अकॉर्डिंग आएगा, बाकी जो वर्ब है फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएंगे। ठीक है, समझ आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन, वन शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। ये जो है इसमें ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से जो है एक्चुअली एक रूल यहाँ पे समझ लो, जब भी सेंटेंस वन से स्टार्ट हो या फिर सेंटेंस में वन दिखे तो वन के बाद हमेशा जो ऑब्जेक्ट आएगा वो वंस लेते हैं। वन जो है अपने साथ वंस आता है ना, वंस लेते हैं। क्लियर? तो वन शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ हिज, यहाँ पे हेल्थ लिखा हुआ है, हिज हेल्थ कैसे आ जाएगा? है ना, हम जो है थर्ड पर्सन के बारे में थोड़ा ना बात कर रहे हैं, तो हिज के जगह यहाँ पे आ जाएगा वंस। ठीक है, तो सेंटेंस जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, वन शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ वंस हेल्थ। वंस हेल्थ आ जाएगा। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट वंस लिखा हुआ है, सॉरी सब्जेक्ट यहाँ पे वन लिखा हुआ है, तो वन के साथ हम लोग जो है वंस यहाँ पे लेते हैं, तो हीज नहीं आएगा यहाँ पे, इसके जगह वंस आ जाएगा। ठीक, चलो अगला देखो तो, नन ऑफ द फाइव पर्सन्स वर फाउंड सुटेबल फॉर द जॉब। इसमें ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट करना है, तो फाइंड आउट करो एक बार अपने लेवल में। तो यहाँ पे जो है मिस्टेक वर में है, वर यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे वाज आएगा। क्यों ऐसा? तो देखो ये जो नन लिखा हुआ है, नन सबसे पहले बात सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हम लोग हमेशा वाज लेते हैं, ना कि यहाँ पे वर यूज करते हैं। क्लियर है? तो दो तीन चीज यहाँ पे स्टेप समझ लो जो कि फाइंड आउट करने में बहुत ज़्यादा ईजी होने वाले हैं। क्लियर? तो जब भी इस तरीके से मैं पर्टिकुलर CAPF का बता रहा हूँ ग्रामर, क्योंकि ऐसे टाइप क्वेश्चन हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो देखो सबसे पहले कोई भी सेंटेंस पढ़ो तो ये देखना कि सेंटेंस सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, क्योंकि यही दो केस हैं जिसके बेस में बहुत सारा ग्रामेटिकल एरर हमें देखने को मिलता है। याद रखना, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है उसके बाद जो वर्ब लोगे वो भी सिंगुलर होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब लोगे वो भी प्लूरल होना चाहिए। इस केस को याद रखना। सेंटेंस में यही जो है मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है। अगर देखो जिस हिसाब से सब्जेक्ट लिखा है उसी हिसाब से उसका ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं? ठीक है, एक सेकेंड। देखो जैसे सपोज करो कि हमारा जो सब्जेक्ट है ही है, अब सब्जेक्ट का ही है तो इसका सपोज अगर ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में अगर आए हैं, है ना, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या बनता है? ऑब्जेक्टिव केस हिम बनता है। तो ध्यान रखना कि अगर सब्जेक्ट ही है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस हिम बनेगा। सपोज यहाँ पे हर दिया रहेगा तो यही मिस्टेक निकल जाएगा। ये जो है सेकंड पॉइंट है, इसको भी याद रखना, जिस हिसाब से सब्जेक्ट है उसी हिसाब से उसका ऑब्जेक्ट आता है। क्लियर है? अगर यही जगह अगर सी होते तो सी की जगह हम लोग क्या लिखते हैं? सी की जगह इसका ऑब्जेक्टिव केस हम लोग हर लिखते हैं। दे का जैसे देम हो जाता है। इस तरीके से कुछ पॉइंट यहाँ पे याद रखना। पहले तो पहचाना सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब लगाओगे। सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगा।
बाकी यहाँ पे सब्जेक्ट जिस तरीके से रहेगा उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब लगाना है। अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखे हु के ऊपर, और ध्यान रखना कि सब्जेक्ट किसके लिए यूज़ हो रहा है, ऑब्जेक्ट किसके लिए यूज़ हो रहा है। जैसे कि थोड़ा-सा मैं प्रीवियसली ले रहा हूँ, इससे ज़्यादा अंडरस्टैंड हो जाए। देखो यहाँ पे जो हु यूज़ हुआ है और यहाँ पे जो हिज़ लाइफ़ यूज़ हुआ है, ये जो हिज़ लाइफ़ है ये ऑब्जेक्ट है। ये जो हिज़ लाइफ़ लिखा हुआ है एक्चुअली जो है ये हु के लिए आया है। लेकिन बहुत लोग एज़्यूम करेंगे कि ये जो है ही के लिए आया है, तो फिर यहाँ पे जो है मिस्टेक हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रख लेना। यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिख लो, 2 पॉइंट यहाँ पे समझ आ गया। पहला, सेकंड और थर्ड पॉइंट भी यहाँ पे यही लिख लो कि सब्जेक्ट कौन होता है, वर्ब कौन हो है और ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में इतना तो पहचानना आना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। अगर नहीं आएगा, नहीं आता है तो फिर ग्रामर का भी क्लास आने वाला है, वहाँ पे सीख जाओगे। बाकी इतना पता होना चाहिए क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमें पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर करना पता चल जाएगा। ठीक है? तो फोर्थ क्वेश्चन समझ आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, माई फ्रेंड इज यंगर देन मी। इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करना है। तो देखो, ये जो है फिफ्थ क्वेश्चन है, माई फ्रेंड इज यंगर देन मी। ये जो मी लिखा हुआ है ये मी यहाँ पे नहीं आएगा, इसका करेक्ट प्रोनाउन हम लोग यहाँ पे आई एम आएगा। क्लियर है? माई फ्रेंड इज यंगर देन आई एम। ना, मेरे से जो है मेरा फ्रेंड यहाँ पे यंगर है, ऐसा हम लोग यहाँ पे करेक्टली डिनोट करने वाले हैं। ठीक है? बाकी ये भी सेंटेंस सही है, लेकिन मोर प्रोबेबली है ना, जो पॉसिबिलिटी है वो आई एम यहाँ पे आना चाहिए। क्लियर है? वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ लिखा गया है। ठीक। अगला, चलो अब आते हैं 2018 के पीवाईक्यू को। 2017 तक कंप्लीट कर चुके हैं। 18 के पीवाईक्यू को अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सेम जैसे प्रीवियस सॉल्व कर रहे थे, है ना, वैसे ही हमें सॉल्व करना है। बस यहाँ पे सेंटेंस को करेक्ट करोगे, ध्यान देना है कि इसका जो सेंटेंस है उसका मीनिंग यहाँ पे चेंज नहीं करना है, अननेसेसरी भी चेंज नहीं करना है। बस ग्रामेटिकल कहाँ पे इरर है उसको हमें ध्यान रखते हुए सेंटेंस को करेक्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आई बीड हिम टू होल्ड हिज टंग। आई बीड हिम टू होल्ड इज टंग। इसको कैसे हम लोग जो है ग्रामेटिकली इरर कर सकते, सॉरी ग्रामेटिकली सही कर सकते हैं, और क्या इसमें जो है इरर है उसको हमें फाइंड आउट करना है। देखो सबसे पहले यहाँ पे मिस्टेक है कि यहाँ पे जो बिड लिखा हुआ है, बिड का मतलब क्या होता है, जैसे कि कमांड करना, ऑर्डर देना, या फिर सिंपल भाषा में जो बोली लगाना होते हैं ना, उस केस में हम लोग जो है बिड यूज करते हैं। क्लियर है? अब बताओ, यहाँ पे खुद बताओ कि यहाँ पे कोई बोली लगाने या फिर कमांड करने का या फिर ऑर्डर देने का ऐसा कुछ बात हो रहा है क्या यहाँ पे? आई बीड हिम टू होल्ड इस टंग, ऐसा तो कमांड करने का यहाँ पे बात ही नहीं हो रहा है। तो इसका जो है करेक्ट जो है सेंटेंस बन जाने वाला है, आई बेड हिम। ठीक है? सेकेंड फॉर्म आएगा। ऐसे भी हम लोग इसको ये कर सकते हैं, है ना, इसको सॉल्व कर सकते हैं कि आई बेड हिम होल्ड हिज टंग। यहाँ पे जो करेक्ट वर्ब यहाँ पे यूज होगा वो बेड होने वाले हैं। क्लियर है? तो बीट का मतलब यहाँ पे होता है कमांड या फिर आस्क करना, जो कि इरेगुलर वे में हम लोग इसको यूज करते हैं। लेकिन जो है इसका मेन वर्ब जो है यहाँ पे यूज होना चाहिए वो बेड यूज होना चाहिए। ठीक है? अगला क्वेश्चन, ही वाजंट हर अनयूजुअल ebullient एट द पार्टी। करेक्ट करो तो इस सेंटेंस को। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर ये है कि यहाँ पे जो है इबुलेंट के बाद यहाँ पे सेल्फ आएगा। ठीक है? इबुलेंट का मतलब होता है उत्साहपूर्ण। ठीक है? उत्साहपूर्ण हो गया या फिर जोशीला हो गया, है ना, या फिर कोई पार्टी के लिए उत्साही होना, किसी चीज के लिए उत्साही होना, ये जो है इबुलेंट का यहाँ पे मतलब होता है। तो ये जो सेंटेंस है कि सी वाजंट हर यूजुअल इबुलेंट एट द पार्टी, ये सेंटेंस यहाँ पे गलत है। ये जो इबुलेंट है इसके बाद सेल्फ आएगा, तो जो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा कि सी वाजंट हर यूजुअल इबुलेंट सेल्फ एट पार्टी, क्योंकि यहाँ पे इसके पहले कुछ नाउन तो चाहिए, तो नाउन हम लोग यहाँ पे सेल्फ लगाएंगे। क्लियर है? तो इस सेंस में जो है यही मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन देखो तो, दे डिड नॉट प्रोवाइड अस एनी चेयर्स टू सिट। इसे अभी करेक्ट करना है। देखो इस जो सेंटेंस है इसमें यहाँ पे एक ग्रामेटिकल एरर है कि विथ जो अस लिखा हुआ है ना, उसके बाद हमें यहाँ पे प्रीपोजिशंस लगाना है विथ। क्यों प्रीपोजिशंस लगाना है? क्योंकि देखो जब भी कोई बिलोंगिंगनेस का बात करते हैं या फिर टुगेदरनेस का या फिर पॉजिटिवनेस का हम लोग बात करते हैं, उस केस में हम लोग जो है विथ का यूज करते हैं।
सेंटेंस पढ़ो, दे डिड नॉट प्रोवाइड अस एनी चेयर्स टू सिट। यहाँ पे यही मिस्टेक हो गया, क्योंकि देखो यहाँ पे एक बिलोंगिंगनेस कहा है ना, बैठने के लिए हमें चेयर्स नहीं दिए, तो दे डिड नॉट प्रोवाइड अस विथ एनी चेयर्स टू सिट। ये जो है यहाँ पे करेक्ट मीनिंग हो जाएगा इसका, दे डिड नॉट प्रोवाइड अस विथ एनी चेयर्स टू सिट ऑन। समझ आ गई ये चीज़, तो इसके साथ हम लोग जो है विथ का यूज़ करेंगे। कुछ एग्जांपल जैसे कि दे प्रोवाइडेड अस अस विथ फूड एंड वाटर, कि देखो कहीं पोजेशंस का बात हो तब भी हम लोग विथ का यूज़ करते हैं। बिलोंगिंगनेस हो गया, उस केस में भी हम लोग विथ का यूज़ करते हैं। द हॉल वाज प्रोवाइडेड विथ इनफ चेयर्स टू सिट ऑन, इस केस में जो है हम लोग विथ का यूज़ करेंगे, और विथ जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर? अगला देखो, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस पैसेंजर्स आर परमिटेड टू ओपन द डोर्स देमसेल्फ। ये जो है सेंटेंस है, इसमें क्या एरर है पहले तो फाइंड आउट करो अपने लेवल में, फिर करेक्ट करने का इसको ट्राई करो। तो देखो इस क्वेश्चंस को करने से पहले थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट समझो। कुछ ऐसे वर्ड हैं, अगर इस वर्ड से अगर सेंटेंस स्टार्ट होते हैं तो इसका जो है रूल्स थोड़ा अलग हो जाते हैं। कैसे देखो, अगर सेंटेंसेस जैसे कि अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, या फिर नेवर हो गया, नॉट ओनली हो गया, या फिर हार्डली हो गया, जो कि निगेटिव सेंटेंस हैं, तो अगर कोई निगेटिव सेंटेंस या फिर रिस्ट्रिक्शंस, या फिर रिस्ट्रिक्शन जो सेंटेंस में अगर रिस्ट्रिक्शंस बता रहे हैं, उस एक्सप्रेशन से अगर सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, तो एक चीज़ याद रखना, जितना भी ऑक्सिलरी वर्ब होता है, उस ऑक्सिलरी वर्ब को सबसे पहले हम लोग जो है सब्जेक्ट के पहले यूज़ करते हैं। नॉर्मली सेंटेंस देखे होंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं, फिर वर्ब आते हैं, है ना, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, इतना पता है। लेकिन क्या है, कुछ ऐसे निगेटिव सेंटेंस हो गया, या फिर एक्सप्रेशंस जो है रिस्ट्रिक्शंस बता रहे हैं, सेंटेंस में रिस्ट्रिक्शंस बता रहे हैं, ऐसा एक्सप्रेशन है, तो उस केस में हम लोग जो है ऑक्सिलरी वर्ब को पहले लिखते हैं, उसके बाद जो है जो नॉर्मल सेंटेंस है उसके बाद जो है हम लोग उसका सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसको लिखते हैं। तो देखो इस सेंटेंस को अगर देखोगे तो अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, एक रिस्ट्रिक्शंस को बता रहा है, एक निगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पे जो है पैसेंजर्स लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट से पहले जो है हमें ऑक्सिलरी वर्ब लेना है, तो जो आर है वो यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद जो है सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, पहले ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। सेंटेंस कैसे बन जाएगा, अंडर नो सर्कमस्टेंसेज आर पैसेंजर्स परमिटेड टू ओपन द डोर्स देमसेल्फ। ये जो है इसका ग्रामेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? चलो जैसे यहाँ पे देखो, अंडर नो सर्कमस्टेंसेज पैसेंजर्स आर अलाउड इनसाइड, ये जो आर लिखा हुआ है ना, ये पैसेंजर्स के पहले आएगा, क्योंकि इस केस में जो है जब रिस्ट्रिक्शन या फिर निगेटिव सेंटेंस आता है, तो ऑक्सिलरी वर्ब हमें पहले लेना है, उसके बाद जो है उसका सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, आई एम सीइंग हर इंटर द रूम, ये जो है सेंटेंस है। देखो इसको हम लोग कैसे करेक्ट कर सकते हैं, सबसे पहले बात देखो, ये जो सेंटेंस है आई एम सीइंग हर इंटर द रूम, तो यहाँ पे सीइंग कर रहे हो, सीइंग कर रहे हो मतलब एक्शन हो रहा है, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो प्रॉपरली, है ना, थोड़ा माइनर डिफरेंसेस यहाँ पे पता चलेगा कि सीइंग करना एक्शंस तो है, नो डाउट ये जो है एक्शंस हैं, लेकिन एक्शंस क्या हम लोग प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं क्या? देखो जस्ट हम लोग आँखों से देख बस रहे हैं, ना हाथ से ना कुछ कर रहे हैं, ना ही कुछ प्रॉपर तरीके से एक्शन हो रहा है। तो जब भी ऐसा एक्शंस हमें देखने को मिलता है, उस केस में हम लोग जो है बेयर इन्फिनिटिव का यूज़ करते हैं। ठीक है? बेयर इन्फिनिटिव का यूज़ करते हैं। किसको बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव? हम लोग वर्ब लिखेंगे लेकिन उसके साथ जो टू है, इसको नहीं लिखते। ठीक है? वर्ब के साथ जो है टू नहीं आता है, इसको हम लोग जो है बेयर इन्फिनिटिव कंसीडर कर रहे हैं। ऐसे कुछ और कॉमन वर्ड होते हैं, जैसे कि एक तो सी हम लोग कवर किए हैं, सी के बाद जैसे कि हियर हो गया, हम लोग जस्ट सुन बस रहे हैं, लेकिन कुछ एक्शंस हो रहा है क्या? है ना, हाथ से एक्शंस कर रहे हो या फिर पैर से, इस तरीके से कुछ एक्शंस देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन हम लोग हियर कर रहे हैं, इसको हम लोग बेयर इनिफिनिटिव कंसीडर करते हैं। जैसे कि वॉच हो गया, ठीक है, वॉच के साथ जैसे कि लेट हो गया, ये कुछ यहाँ पे वर्ड हैं जिसको हम लोग यहाँ पे एज अ बेयर इन्फिनिटिव के थ्रू यूज़ करते हैं। जब भी यहाँ पे इस तरीके से बेयर इन्फिनिटिव का यूज़ होता हुआ दिखाई दे, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफरेंट बनता है। ऐसा इसका जो स्ट्रक्चर है डिफरेंट बनने वाला है। देखो यहाँ पे
जो बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करोगे, जैसे कि यहाँ पे सी हो गया, हियर हो गया, ये जो है वर्ड पहले आएगा, उसके बाद जो है अपना ऑब्जेक्ट आएगा। ध्यान देना, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद जो है बेस वर्ब होता है ना, जैसे यहाँ पे हियर है, सी है, ये जो है इसका बेस वर्ब आएगा। क्लियर है? इसका जो है करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा, आई सी हर इंटर द रूम। देखो पहले कौन आया, जो सी है, जिस तरीके से जो लिखा गया है ना, जो पेयर इन्फिनिटिव है वो पहले, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखे हैं, फिर उसके बाद लिखे हैं इंटर द रूम। इस तरीके से जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। अब ये लगेगा कि पहले आई आ गया, फिर वर्ब तो पहले आ गया, लेकिन यहाँ पे हम लोग बोले हैं कि बेस वर्ब बाद में आएगा, ठीक है? इस तरीके से बोले हैं। तो बेस वर्ब का मतलब यहाँ पे जो मेन वर्ब है उसका बात नहीं हो रहा है, जो नॉर्मल जो ऑब्जेक्ट होता है ना उसके साथ जो कनेक्शन होते हैं, जैसे कि इंटर द रूम, इसको बोल रहा हूँ, ये यहाँ पे आएगा। क्लियर है? तो जो बताए हूँ अभी बेयर इन्फिनिटिव का कॉन्सेप्ट, वही यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। क्लियर है? बाकी जो सी करना है एक्चुअली ये परसेप्शंस के बारे में बताते हैं, और इसको हम लोग जो है स्टैटिक वर्ब कंसीडर करते हैं। स्टैटिक वर्ब है, लेकिन ये जो है देखना क्या हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं, मतलब वो एक्शन जो है कंटिन्यू है, इसलिए नॉर्मली हम लोग इसको कंटिन्यूअस फॉर्म में ही यूज़ करते हैं। ठीक है? क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ है तो इसको एक बार रिफर कर सकते हो, जैसे कि आई सी हिम प्ले क्रिकेट एवरी डे, वी हियर्ड हर सिंग अ सॉन्ग, आई सी हर इंटर द रूम। इस तरीके से डिफरेंट एग्जाम्पल हैं जो कि यूज़ होते हुए हमें दिखाई देते हैं। चलो नेक्स्ट ईयर में इंटर करते हैं, अब 2019 का पीवाईक्यू, इसको सॉल्व करते हैं। गुलिवर्स ट्रेवल्स वर रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट, ये जो है लिखा गया है। अब इन सेंटेंस को जो है ग्रामेटिकली हमें करेक्ट करना है। तो इस सेंटेंस को अगर ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले जो गुलिवर ट्रेवल्स लिखा हुआ है, ये जो है एक बुक है, और ये बुक का टाइटल है। यही तो बता रहे कि गुलिवर ट्रेवल्स हैं, वर रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट, तो ये टाइटल बता रहे हैं। ध्यान देना, जब भी टाइटल का बात करते हैं तो टाइटल हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर लिखा हुआ है। वर एक्चुअली प्लूरल फॉर्म है, ये जो यहाँ पे वर नहीं आएगा, यहाँ पे हम लोग वाज लिखेंगे। ठीक है? तो हो जाएगा गुलिवर ट्रेवल्स वाज रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट। ठीक है? तो हो जाएगा गुलिवर ट्रेवल्स वाज रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट। इस तरीके से जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला देखो, तो सेकेंड क्वेश्चन है, इफ एनीबडी नोज द ट्रूथ लेट देम टेल इट। देखो इसको कैसे हम लोग करेक्ट कर सकते हैं, इफ एनीबडी नोज द ट्रूथ लेट देम टेल इट। सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पे जो है एनीबडी लिखा हुआ है, ये बताओ एनीबडी सिंगुलर है कि प्लूरल है? एनीबडी यहाँ पे सिंगुलर है, तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। लेकिन यहाँ पे देम लिखा हुआ है, दे का जो है ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे देम बनता है। ठीक है? तो यहाँ पे देम लिखा हुआ है और दे है, दे तो सबसे पहले बात प्लूरल है ना, तो जब दे प्लूरल है तो देम भी तो प्लूरल ही होगा। लेकिन सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इसका ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर करना पड़ेगा। अब सिंगुलर कैसे करोगे, या तो ही लगा लो, या तो फिर हिम लगा लो, या फिर हिज लगा लो। इस तरीके से जो है ऑब्जेक्ट बनाओगे। अब ये यहाँ पे समझना है कि कब हम लोग ही यूज़ करेंगे, कब हिम यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जेंडर भी डिफाइन नहीं हो रहा है। देखो ना, इफ़ एनीबडी नोज़, एनीबडी मतलब मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी जेंडर यहाँ पे डिफाइन ना हो तो हम लोग जो है हमेशा मेल को ही प्रेफर करते हैं। ठीक है? तो देम के जगह हम लोग इसके जगह क्या यूज़ करेंगे, हिम यूज़ करेंगे। ठीक है? तो इफ़ एनीबडी नोज़ द ट्रूथ लेट हिम टेल इट। क्लियर है क्या? ये इसका जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, इफ़ एनीबडी नोज़ द ट्रूथ लेट हिम टेल इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, प्लीज मीट माई मिसेज। ये जो क्वेश्चन लिखा गया है इसमें इरर क्या है पता है? देखो सबसे पहले ये ध्यान दो कि जो मिसेज लिखा हुआ है, मिसेज हम लोग कब यूज़ करते हैं, किसी वुमेन का अगर नेम हो गया तो नेम के पहले जो है हम लोग एक टाइटल यूज़ करते हैं। ठीक है? मिसेज करके। अब ये बताओ, एक कोई नाम को बता रहा है क्या? एक्चुअली मिसेज का यूज़ हम लोग किसी नाम के पहले करते हैं, एज अ प्रीफिक्स हम लोग यूज़ करते हैं। कोई नाम हो तभी तो हम लोग इसमें मिसेज यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट में लिख दिए हैं मिसेज करके, तो यही यहाँ पे गलत हो जाएगा। प्लीज मीट माई मिसेज की जगह हम लोग यहाँ पे वाइफ लिख सकते हैं। ठीक है? अब ये जो है ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा कि प्लीज मीट माई वाइफ।
इस तरीके से होने वाले हैं। समझ आ गया? चलो अगला देखो। फोर्थ क्वेश्चन है, आई शैल पे यू व्हेन आई रिटर्न बैक। ये जो है क्वेश्चन है, सेंटेंस है। करेक्ट करो तो इसको अपने लेवल में एक बार ट्राई करो। तो देखो यहाँ पे जो रिटर्न लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे जो है बैक लिखा हुआ है, इसमें से जो है एक वर्ड को हमें यहाँ पे ओमिट करना है क्योंकि अननेसेसरी लिखा हुआ है यहाँ पे। ये बताओ रिटर्न का मतलब क्या होता है? पीछे आना। बैक का मतलब क्या होता है? पीछे आना, है ना? या फिर रिटर्न होना, बैक होना मतलब पीछे ही आना होता है। तो दो दो वर्ड क्यों लिखना है? इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जो बैक लिखा हुआ है उसको हटा दो। इसका मीनिंग हो जाएगा क्लियरली, है ना, ग्रामेटिकली इरर के साथ, कि आई शैल पे यू व्हेन आई रिटर्न। व्हेन आई रिटर्न, यहाँ पे बैक को यहाँ पे इलिमिनेट कर दो क्योंकि ये जो है अननेसेसरी यहाँ पे जो है लिखा गया है। ये हो जाएगा आई शैल पे यू व्हेन आई रिटर्न, क्योंकि बार बार उसी मीनिंग को यहाँ पे नहीं लिखना है, अननेसेसरी यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो अगला देखो। बाकी एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है, जैसे कि आई विल कॉल यू व्हेन आई रिटर्न बैक। रिटर्न बैक नहीं, जस्ट रिटर्न लिखोगे तब भी सेंटेंस का जो सेंस है ना वो वही आने वाला है। अननेसेसरी क्यों लिखना, ये बोल रहा हूँ मैं। ठीक। फिर तो क्वेश्चन है कि माई हार्ट फेल्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू टिम। ये जो है, अब इसमें जो है करेक्ट करना है इस सेंटेंस को। तो देखो ये जो सेंटेंस है ना एक्चुअली क्या बता रहा है कि माई हार्ट फेल्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द टीम, ये बोले हैं। तो एक चीज याद रखना, जब भी अगर गुड विशेष कर रहे हो, है ना, गुड विशेष कर रहे हो या फिर नॉर्मली कुछ को या फिर पर्सन्स को यहाँ पे विशेष कर रहे हो, टीम को विशेष कर रहे हो, तो साथ में हम लोग यहाँ पे एक्सक्लामेटरी मार्क यूज करते हैं। यहाँ पे मिस्टेक्स यही है कि यहाँ पे एक्सक्लामेटरी मार्क आएगा। ये हो जाएगा माई हार्ट फेल्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द टीम, उसके बाद एक्सक्लामेटरी मार्क आएगा। ठीक है, और कुछ एग्जांपल, जैसे कि माई हार्ट फेल्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द विनर्स, उसके बाद क्या आया है देखो, है ना, एक्सक्लामेटरी मार्क यूज किए हैं। फिर माई हार्ट फेल्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दी न्यूली मैरिड कपल्स। तो जब भी हम लोग विशेष कर रहे हैं या फिर गुड विशेष कर रहे हैं या फिर विनर्स के बारे में बता रहे हैं, तो उस केस में हम लोग जो है एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज़ करते हैं। इस रूल्स को याद रखना है। ठीक है, अगला जो है नेक्स्ट ईयर में इंटर करते हैं, वो है 2025 का पीवाईक्यू। और 2025 में जो है डायरेक्शंस पढ़ लो। रीराइट दी फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली आफ्टर डिटेक्टिंग एरर ऑफ एनी काइंड इंक्लूडिंग मिस पोजिशनिंग ऑफ वर्ड। अगर वर्ड को मिस पोजिशंस किए हुए हैं कि सब्जेक्ट को पहले लिख दिए या फिर ऑब्जेक्ट को लिख दिए या फिर वर्ब को जो है डिफरेंट जगह पोजिशंस कर दिए, इस चीज़ को भी यहाँ पे ध्यान दे के चलना, क्योंकि यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसका मीनिंग भी कुछ है। ठीक है, सेंटेंस में इन्होंने मिस पोजिशंस किए होंगे तभी इसको लिखे हैं, या फिर तो जो है माइंड को घुमाने के लिए लिखे होंगे। दो मीनिंग ही निकल सकते हैं। तो ध्यान देना है कि मिस पोजिशन को भी ध्यान दोगे, उसी के साथ जो है सेंटेंस को जो है अननेसेसरी चेंजेस हमें यहाँ पे नहीं करना है। पहला क्वेश्चन है, आई मेट ऑल द कंसर्न ऑफिसर्स बट फेल्ड टू गेट द परमिशन होल्ड द फंक्शंस। ये सेंटेंस को सबसे पहले तो इसका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अगर ये पहचान सकते हो तो पहचान लो। ठीक है, अगर पहचान रहे हो, पहचान पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। चलो एक बार सबसे पहले तो इसका इरर निकालो कि क्या इरर है, और हो सके तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा फ्रेम करने का ट्राई किया करो, कैसे इसका जो है करेक्टली हम लोग फ्रेम कर सकते हैं। ये जो सेंटेंस है अगर इसमें अगर पॉइंट आउट कर पा रहे हो इरर तो बहुत बेस्ट है। यहाँ पे जो द लिखा हुआ है ये द यहाँ पे नहीं आएगा। द हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब कोई स्पेशल थिंग्स को बता रहे हैं, कोई पर्टिकुलर लोकेशंस के बारे में बता रहे हैं ना, स्पेसिफिक पोजीशंस के लिए हम लोग जो है द का यूज़ करते हैं। और इन जनरल के लिए हम लोग अदर आर्टिकल हैं, जैसे कि इंडिफिनिट आर्टिकल हो गया, ए हो गया, इन हो गया, इन सब चीज़ का यूज़ करते हैं। लेकिन द जो डिफिनिट आर्टिकल है ये हमेशा जो है एक प्रॉपर या फिर स्पेसिफिक थिंग के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर है? तो ये जो द यहाँ पे नहीं आएगा, बाकी स्टेटमेंट पूरा करेक्ट है। ये जो है सेकेंड वाला का इसका आंसर लिखा हुआ है ये। ठीक है, इसमें याद रखना, ये जो द लिखा हुआ है ना आर्टिकल, ये यहाँ पे नहीं आएगा। अगला देखो तो, वन ऑफ माई कलेजियस इज लीडिंग दी ऑफिशियस डेलीगेशन। क्या इरर है इसमें? यहाँ पे जो मेन मिस्टेक है एक्चुअली वो क्या है, पहचान पा रहे हो? यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफिशियस। ऑफिशियस का मीनिंग क्या होता है? ऑफिशियस का मीनिंग होता है इंटरफेयरिंग करना,
है ना? बार-बार कोई काम में हस्तक्षेप कर रहे हो, इंटरफेयर कर रहे हो, उस केस में हम लोग जो है यहाँ पे ऑफिशियस वर्ड लिखते हैं। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे सेंटेंस पढ़ो कि वन ऑफ माय कॉलेजियस इज़ लीडिंग द डेलीगेशन, ये बोला है, तो डेलीगेशन को लीड करने जा रहा है, कोई इंटरफेयर करने थोड़ी ना जा रहा है। यहाँ पे ऑफिशियस ना लिख के हम लोग इसमें ऑफिशियल लिखेंगे, ठीक है? ऑफिशियल डेलीगेशन, ये जो है इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन है और ग्रामेटिकली करेक्ट आंसर है। वन ऑफ माई कॉलेजियस इज लीडिंग दी ऑफिशियल डेलीगेशन, ठीक है? मीनिंग जो है यहाँ पे डिफरेंट है। बाकी ऑफिशियल और ऑफिशियस मीनिंग समझ लो। ऑफिशियस मतलब होता है इंटरफेयरिंग करना, सेल्फ इम्पोर्टेंट या फिर टू ईगर, इसको हम लोग बोलते हैं ऑफिशियस। और जो ऑफिशियल होते हैं, ऑफिशियल मतलब कोई सरकारी हो गया या फिर आधिकारिक जो काम होते हैं ना, उसको हम लोग यहाँ पे ऑफिशियल बोल रहे हैं। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन, द स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज्ड अ 3 days कल्चरल फेस्टिवल इन देयर कॉलेज। बताना है अब इसमें कौन सा यहाँ पे एरर है ग्रामेटिकली। इसमें एक्चुअली जो एरर है वो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो डेज लिखा हुआ है ना, ये एस यहाँ से हट जाएगा, ये डे आ जाएगा। ध्यान देना, जब भी हम लोग जो है कोई काउंटेबल हो गया है ना, या फिर कोई नंबर हो गया, नंबर के साथ अगर ये नाउन आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे डेज नाउन है, तो ये जो नाउन है ना एज एडजेक्टिव के थ्रू काम करते हैं। इस चीज़ को ध्यान देना, यहाँ पे एडजेक्टिव के थ्रू काम कर रहे हैं, इसका मतलब जो हम लोग एग्जेक्टिव लेंगे या फिर नाउन लेंगे वो हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे डेस लिखा हुआ है, डेस यहाँ पे प्लुरल होता है। देखो यहाँ पे क्लियरली समझ आ जाएगा कि जब भी कोई नंबर है और नंबर के साथ कोई नाउन है, जैसे कि 3 days हो गया, 4 days हो गया, तो ये जो है इज एग्जेक्टिव की तरह काम करते हैं। और एग्जेक्टिव की तरह काम कर रहे, इसका मतलब ध्यान देना, एग्जेक्टिव है मतलब ये सिंगुलर लेगा, अपने साथ जो है ये सिंगुलर लेने वाले हैं। सिंगुलर इसको यूज करना है। जैसे यहाँ पे 3 days लिखा हुआ है, ये डेज नहीं होगा, ये डे होगा। जैसे आता है ना मदर्स इन लॉ, इस तरीके से कुछ ग्रामेटिकल एरर में कॉन्सेप्ट आते हैं, इस चीज़ को याद रखना, यहाँ पे डेज होगा, डेज नहीं होने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि 5 year प्लान है ना, 5 years प्लान ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे मैं बोल दूँ कि ईयर से जोड़ देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। जो लिखा हुआ है ना 5 year प्लान, यहाँ पे करेक्ट है। जैसे कि 10 mile वॉक, माइल्स नहीं लिखा हुआ है ना, बल्कि यहाँ पे 10 है। याद रखना, नंबर यहाँ पे 10 है मतलब प्लूरल है, तो सोचोगे कि प्लूरल है तो माइल्स लिख देते हैं, माइल्स नहीं आएगा, माइल आता है ना, माइल आता है। क्योंकि नाउन है और नाउन जो है एग्जेक्टिव की तरह काम करते हैं जब इसके पहले कोई नंबर आ जाते हैं, तो इस चीज़ को यहाँ पे थोड़ा खास ध्यान रखोगे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लैंडलॉर्ड आस्क हिज टेनेंट टू इविक्ट हिज रेंटेड हाउस इफ ही कुड नॉट पे द रेंट, है ना, उससे बाहर निकाल देंगे अगर रेंट को पे नहीं करोगे तो। क्या इसमें मिस्टेक है? बताओ इसमें गलत क्या है ना, एरर क्या है ये बताना है। तो सबसे पहले ये देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है। क्या वर्ड लिखा हुआ है? इविक्ट। अब ये जो इविक्ट लिखा हुआ है, इविक्ट का मीनिंग क्या होता है? इविक्ट का मीनिंग होता है कि कोई जो पर्सन्स हो गया है ना, कोई पर्सन हो गया, उसको फोर्सफुली तरीके से बाहर निकाल देना। उस केस में हम लोग जो है इविक्ट यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे हाउस भी लिखा हुआ है, ठीक है। द लैंडलॉर्ड आस्क हिज टेनेंट टू इविक्ट हिज रेंटेड हाउस, मतलब ये जो है इविक्ट करेंगे पर्सन्स को भी और हाउस को भी। बताओ इविक्ट पर्सन्स को करते हैं कि हाउस को करते हैं? इविक्ट पर्सन्स को करोगे, वो भी फोर्सफुली तरीके से, कह रहे हैं। तो इविक्ट हम लोग यहाँ पे न यूज करके हम लोग यहाँ पे वैकेंट यूज करेंगे। वैकेंट का मतलब हो जाएगा कि उस पर्सन्स को बस वहां से बेदखल करोगे, हाउस को यहाँ पे बेदखल नहीं करोगे। ये जो है इसका क्लियर मीनिंग है। ये चीज यहाँ पे लिखा गया है कि द वर्ब evict means to force someone to leave a property and it is used with a person not with a house। हाउस के साथ हम लोग जो है इविक्ट का यूज नहीं करते। अभी बताया कि इविक्ट का मतलब होता है कि कोई पर्सन को फोर्सफुली बेदखल कर देना, लेकिन उसके साथ यहाँ पे हाउस लिखा है। देखो ना यहाँ पे, इविक्ट हिज रेंटेड हाउस, ये देखो ये वर्ड लिखा हुआ है, इविक्ट विद हिज रेंटेड हाउस। पर्सन को जो है उस हाउस को, है ना, पर्सन और उस हाउस दोनों को यहाँ पे इविक्ट कर देंगे। लेकिन इविक्ट का मतलब जो होता है केवल पर्सन्स के लिए यूज होता है, ठीक है। तो हम लोग जो है वैकेंट जो है इसका क्लियर मीनिंग हम लोग निकाल सकते हैं इसका। द लैंडलॉर्ड आस्क हिज टेनेंट टू वैकेंट द रेंटेड हाउस इफ ही कुड नॉट पे द रेंट। ये जो है ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन फिफ्थ, वी नीड अफोर्डेबल वैक्सीन फॉर एवरीबडी बिकॉज वी विल ओनली बी सेफ इफ एवरीवन इल्स इज सेफ। बताओ तो क्या इसमें ग्रामेटिकली एरर है? देखो यहाँ पे एक्चुअली सेंटेंस को देखे जाओगे तो एरर तो नहीं है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे दो मीनिंग आ रहा है, एवरीबडी और एवरीवन। अगर एवरीबडी के जगह अगर मैं एवरीवन करता हूँ तो ये जो है बेस्ट सुटेबल इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो क्योंकि जो एवरीबडी लिखा हुआ है ना, ये हम लोग जो फॉर्मल जो नॉर्मल इंग्लिश बोलते हैं उसी के साथ जो कैजुअल मीनिंग होता है ना, उसके साथ हम लोग जो है एवरीबडी का यूज़ करते हैं। लेकिन इसी के साथ अगर एवरीवन को देखोगे तो एवरीवन जो है फॉर्मल इंग्लिश में यूज़ किए जाते हैं, और हमें यहाँ पे फॉर्मल इंग्लिश अपनाना है क्योंकि ग्रामेटिकली जो एरर है उसको यहाँ पे करेक्ट करना है। यहाँ पे मेन जो इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि एवरीबॉडी यहाँ पे लिखा हुआ है उसको हम लोग एवरीवन के साथ रिप्लेस करेंगे। बाकी सही है ना? नॉर्मल देखोगे तो बोलने के भाषा में या फिर कैजुअल देखोगे तो सही है, लेकिन एवरीवन लिखोगे तो वो ज़्यादा बेस्ट सूटेबल होगा क्योंकि वो यहाँ पे फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ होगा। अगला देखो तो 2021 के पीवाईक्यू में, इसमें जो है हेल्प मी टू ओपन द बॉटल, इसको इस जो सेंटेंस है इसको करेक्ट करना है। मीनिंग यहाँ पे चेंज नहीं होना चाहिए। बताओ इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होने वाला है? देखो यहाँ पे जो हेल्प लिखा हुआ है ना, हेल्प एक्चुअली यहाँ पे बेयर इन्फिनिटिव है। हेल्प जो है यहाँ पे बेयर इन्फिनिटिव है, और हेल्प का मतलब होता है बेयर इन्फिनिटिव, और बेयर इन्फिनिटिव में हम लोग वर्ब तो यूज़ करते हैं, लेकिन उसके साथ जो टू आता है ये यूज़ नहीं करते हैं। वैसे हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए हैं, तो सबसे पहले तो ये टू हट जाएगा। प्लस ऐसा भी देख सकते हो कि टू हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, अगर कोई डायरेक्शंस बताना हो गया, कोई पर्पस बताना हो गया, है ना? एक्चुअली जो टू प्रॉपर हम लोग यूज़ करते हैं वो डायरेक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे कोई डायरेक्शन बता रहे क्या? हेल्प मी टू ओपन द बॉटल ये बोले हैं, इसमें कोई डायरेक्शंस पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इस सेंस में भी हम लोग इसको लॉजिकली करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ग्रामर के रेस्पेक्ट में जाओगे तो ये हेल्प जो है एक्चुअली बेयर इन्फिनिटिव है, और बेयर इन्फिनिटिव के साथ हम लोग यहाँ पे टू यूज़ नहीं करते हैं, और इसका स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, बेयर इन्फिनिटिव के पहले जो बेयर इन्फिनिटिव है वो आता है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद बेस फॉर्म आता है। ये हो जाएगा हेल्प मी ओपन दी बॉटल। ठीक है, हेल्प मी ओपन दी बॉटल, पहले ऑब्जेक्ट आ गया, पहले बेयर इन्फिनिटिव आया हेल्प, उसके बाद मी लिखा हुआ है जो कि ऑब्जेक्ट है, उसके बाद जो है उसका बेस फॉर्म आ गया। ये जो है करेक्ट हो जाएगा ग्रामेटिकली, हेल्प मी ओपन दी बॉटल। आई होप कि ये जो है क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, ये है। बताओ तो ये जो है बेसिक सेंटेंस है। इसके लिए थोड़ा-सा एक रूल यहाँ पे समझ लो, क्योंकि यहाँ पे आर नहीं आएगा, इज़ आएगा। क्योंकि जितना भी हम लोग जो मेज़रमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं या फिर अमाउंट यूज़ करते हैं, हमेशा उसको हम लोग जो है सिंगुलर यूज़ करते हैं। बल्कि यहाँ पे लिखा है 10 किलोमीटर्स, मतलब लगेगा कि प्लुरल है। लेकिन इंग्लिश का ये रूल है कि जब भी हम लोग मेज़रमेंट का बात करें या फिर अमाउंट हो गया या फिर क्वांटिटी का बात करें, जैसे कि 10 किलोमीटर्स हो गया, 500 रुपीज़ हो गया, 3 आवर्स हो गया, उस केस में हम लोग जो है इसे सिंगुलर यूज़ करते हैं। जब हम लोग इसे सिंगुलर यूज़ कर रहे हैं तो इसका जो ऑक्सिलरी वर्ब है या फिर मेन वर्ब है, ये भी कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। ये जो आर लिखा हुआ है, आर एक्चुअली प्लुरल होते हैं। ठीक है? तो इस केस में जो है सिंगुलर इज़ हम लोग यूज़ करेंगे। कुछ एग्ज़ाम्पल देखो, 500 रुपीज़ इज़ अ बिग अमाउंट, यहाँ पे हम लोग आर नहीं करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये जो 500 रुपीज़ लिखा हुआ है एक्चुअली ये सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ हम लोग जो है सिंगुलर वर्ब ही लेंगे। इसमें जो है इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि 3 आवर्स इज़ इनफ फॉर एग्ज़ाम। 3 आवर्स जो है नंबर है। अब नंबर जो है हम लोग यहाँ पे सिंगुलर कंसीडर करते हैं। तो इज़ यहाँ पे करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है? फिर 10 किलोमीटर्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, करेक्ट हो गया। अगला देखो तो, आई यू एंड माई ब्रदर विल गो टू दी मूवी टुमारो, को जो है करेक्ट करना है। तो इस सेंटेंस को जो है करेक्ट करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे रूल समझो, क्योंकि यहाँ पे एक रूल बहुत फेमस है ग्रामर के रेस्पेक्ट में, 1 2 3 और 2 3 1 का। देखो 1 2 और 3, ये जब हम लोग कब यूज़ करते हैं? पहले ये समझो 1 2 3 है क्या। 1 का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, का मतलब सेकंड पर्सन, और 3 का मतलब होता है थर्ड पर्सन।
तो 1, 2, 3 हम लोग तब यूज़ करते हैं जब कोई सेंटेंस यहाँ पे नेगेटिव हो। कोई सेंटेंस अगर नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, उस केस में हम लोग जो है क्या यूज़ करते हैं, 1, 2, 3 रूल का यूज़ करते हैं। जैसे एक और देखो थोड़ा एग्ज़ाम्पल समझ लेते हैं, तो जो रूल्स है उसको समझ लेते हैं, फिर आसानी से समझ आ जाएगा। एक ये रूल होता है जो हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं, और एक और रूल होता है जो कि 2, 3, 1 ये रूल होता है। इसको हम लोग जो है पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं, मतलब सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। इसका एग्ज़ाम्पल यही क्वेश्चन से समझ आ जाएगा। देखो आई, यू एंड माई, ये जो है तीनों पर्सन्स यहाँ पे लिखे गए हैं। आई यहाँ पे कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है, और माई यहाँ पे हम लोग थर्ड पर्सन कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो कि ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है ये पॉजिटिव सेंटेंस है कि निगेटिव सेंटेंस है। क्लियरली हमें समझ आ रहा है कि ये जो है ये सेंटेंस जो है पॉजिटिव सेंटेंस है। तो जब ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो रूल कौन सा लगेगा, 2, 3, 1। यहाँ पे ध्यान रखना माई लिखा है तो माई सिंगल नहीं है, माई ब्रदर है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो इस हिसाब से जो है ये थर्ड पर्सन होगा। तो पॉजिटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव सेंटेंस के हिसाब से हम लोग जो है 2, 3, 1 इस रूल को लगाएंगे। टू का मतलब होता है सेकेंड पर्सन, तो सबसे पहले यहाँ पे सेकेंड पर्सन आएगा, तो ये जो यू लिखा हुआ है ये पहले आएगा, उसके बाद थर्ड पर्सन आएगा, मतलब माई ब्रदर ये आएगा। माई ब्रदर आ गया, माई ब्रदर के बाद फर्स्ट पर्सन आएगा, ये हो जाएगा यू एंड माई ब्रदर एंड आई विल गो टू द मूवी टुमारो। देखो ये वाला, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो माई ब्रदर यू एंड आई विल गो टू द मूवी टुमारो। ये जो है इसका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। क्या समझ आ गया, कुछ मिस्टेक है क्या? एक्चुअली यहाँ पे जो लिखा गया है ना 2, 3, 1, एक्चुअली ये 3, 2, 1 है, ठीक है, ये मेरे से मिस्टेक हो गया। ये जो है 3, 2, 1 है, तो 3 पहले आएगा, 3 मतलब थर्ड पर्सन, तो माई ब्रदर पहले आएगा, उसके बाद सेकंड आएगा यू, उसके बाद 1 आएगा। तो ये सेंटेंस हो जाएगा माई ब्रदर यू एंड आई विल गो टू दी मूवी टुमारो। ठीक है, करेक्ट हो गया, क्या समझ आया? चलो, ये जो है इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन, हार्डली डिड ही ओपन द डोर व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ। ये जो है क्वेश्चन है, सेंटेंस है, करेक्ट करना है इस सेंटेंस को। यहाँ पे देखो इस सेंटेंस का अगर मीनिंग समझोगे तो हार्डली डिड ही ओपन द डोर व्हेन द लाइट्स ऑफ, है ना, लाइट्स वेंट ऑफ, तो लाइट ऑफ हुआ उसके पहले जो है वो क्या कर पाए, डोर को ओपन नहीं कर पाए, या फिर हार्डली जो है वो डोर को ओपन कर पाएंगे जब लाइट जो है चला जाएगा। तो इसका सेंटेंस एक्चुअली ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि पहले जो है हार्डली बोल रहे हैं, तो हार्डली जो है यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस में आ जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्यों आएगा, क्योंकि ये सेंटेंस क्लियरली बोल रहे हैं कि लाइट ऑफ होगा उसके पहले जो है हार्डली जो है वो डोर को बंद कर, सॉरी, डोर को यहाँ पे ओपन कर पाएंगे। जब भी पास्ट टेंस का दो सीन रहता है, दो एक्शन पास्ट टेंस में होते हैं, तो फर्स्ट एक्शंस को हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं, और जब सेकेंड एक्शंस को हम लोग जो है सिंपल पास्ट में यूज़ करते हैं। इस चीज़ को ध्यान दे लो, क्योंकि यहाँ से जो है बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिला है, चाहे डू एज डायरेक्टेड में बोलो, चाहे ये ग्रामेटिकल एरर वाले क्वेश्चन में बोलो। अगर दो सेंटेंस पास्ट में हो रहा है तो पहले सेंटेंस को हम लोग जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ करेंगे, और उसके बाद जो सेकेंड सेंटेंस आएगा वो जो है सिंपल पास्ट में यूज़ करेंगे। तो देखो यहाँ पे सेंटेंस को एक बार और समझा रहा हूँ कि हार्डली डिड ही ओपन द डोर, है ना, तो जो है हार्डली ओपन कर पाएंगे डोर को जब लाइट ऑफ होगा। तो पहले क्या होगा, ओपन जो डोर है उसको पहले ओपन करेंगे, उसके बाद जो है लाइट ऑफ होगा। ये जो है हम लोग मीनिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो हार्डली लिखा हुआ तो सबसे पहले इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है ना, चेंज करेंगे तो डिड, जो यहाँ पे डिड लिखा हुआ है, डिड का मतलब यहाँ पे हैड हो जाएगा। ठीक है, डिड के जगह यहाँ पे जो है हैड हो जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पे ओपन लिखा हुआ है, हैड के बाद डायरेक्टली थर्ड फॉर्म लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा ओपन। समझ आया क्या? तो सेंटेंस कैसे बन जाएगा, हार्डली हैड ही ओपन द डोर व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ। इस तरीके से जो है इसका क्लियर मीनिंग आ जाएगा। बाकी ये जो बताए हूँ अभी, पास्ट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट, इस दोनों को यहाँ पे याद रखोगे। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिला है इसलिए बोल रहा हूँ। तो क्वेश्चन देखो, द सिस्टर्स एंड द ब्रदर्स congratulated
वन अनदर ऑन देयर सक्सेस, ये बोले गए हैं। बताओ तो इसका आंसर क्या होगा? तो एक वर्ड यहाँ पे हमें जो है क्लियरली समझ आ रहा है कि यहाँ पे वन अनदर लिखा है। वन अनदर हम लोग कब यूज़ करते हैं? जब 2 से ज़्यादा पर्सन का बात हो रहा हो। 2 से ज़्यादा पर्सन्स का बात होता है तो हम लोग वन अनदर का यूज़ करते हैं, और 2 पर्सन्स का बात होता है तो हम लोग यहाँ पे ईच अदर का यूज़ करते हैं। इस चीज़ को ध्यान दो। जब 2 से अधिक पर्सन्स का बात करेंगे तो वन अनदर का यूज़ करेंगे, और केवल 2 पर्सन्स का बात करेंगे तो ईच अदर का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे कितने पर्सन्स का बात हुआ है खुद ही देख लो फिर। द सिस्टर एंड ब्रदर 2 पर्सन्स का बात हुआ है। यहाँ पे वन अनदर ना आके इसके जगह हो जाएगा ईच अदर। बताओ समझ आया क्या? ये जो है ईच अदर आ जाएगा। द सिस्टर एंड द ब्रदर कॉन्ग्रेचुलेटेड ईच अदर ऑन देयर सक्सेस। क्लियर है? चलो फिर अब इंटर करते हैं 2022 के पीवाईक्यू को। और फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी वही बोले हैं कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली आफ्टर डिटेक्टिंग एरर्स ऑफ एनी काइंड इंक्लूडिंग मिस पोजिशनिंग ऑफ वर्ड। यहाँ पे और जो मीनिंग है इसको तो चेंज करना ही नहीं है। पहला क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिजन्स escaped फ्रॉम द प्रिजन वैन। क्या इसमें ग्रामेटिकली एरर है? इस सेंटेंस में जो एरर है ना, ये प्रिजन में एरर है। देखो वन ऑफ द, ऐसे कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिसके बाद जो है प्लूरल फॉर्म आता है। तो एक सेंटेंस उसी में से है वन ऑफ द के बाद हमेशा जो है हमें प्लूरल फॉर्म लेना होता है। यहाँ पे लिखा गया है प्रिजन, ये हो जाएगा प्रिजनर्स। ठीक है। अब ये जो प्रिजनर्स हैं ये यहाँ पे ग्रामेटिकली एरर हो जाएंगे कि वन ऑफ द प्रिजनर्स escaped फ्रॉम द प्रिजन वैन। ये इसका जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। कि और कुछ इसके रिलेटेड एग्जांपल हैं, वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु लेट, इसके बाद जो है वन ऑफ द कभी भी आए उसके बाद जो हम लोग हमेशा प्लूरल फॉर्म लेते हैं। जैसे कि वन ऑफ द प्लेयर्स स्कोर्ड अ हाई गोल, इस तरीके से जो है वन ऑफ द का यूज होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ यू कुड फॉरगेट द नेम ऑफ योर स्कूल, क्वेश्चन मार्क है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? ये जो क्वेश्चन है ना एक्चुअली बहुत बेसिक ग्रामर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे लगा गया है क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क लगा है तो इससे हम लोग क्या अंदाजा लगाएंगे कि ये जो सेंटेंस है ये इंटरोगेटिव का सेंटेंस है, तभी तो जो है क्वेश्चन मार्क लगा है। ठीक है। तो इंटरोगेटिव में जो है ऑक्सिलरी वर्ब पहले आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। क्लियर है? ये जो वुड लिखा हुआ है ना, ये वुड पहले आएगा फिर यू जो है बाद में आएगा। इस क्वेश्चन मार्क से हम लोग क्लियरली अंदाजा इसका लगा सकते हैं। बहुत बेसिक जो है ग्रामर से क्वेश्चन पूछे गए थे। हाउ वुड यू, इसके बाद देखो वुड पहले आएगा उसके बाद यू आएगा, है ना, पहले ऑक्सिलरी वर्ब उसके बाद जो है सब्जेक्ट। हाउ वुड यू फॉरगेट द नेम ऑफ योर स्कूल, ये जो है करेक्ट इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। क्लियर है? बेसिक्स ग्रामर से क्वेश्चन थे, हो जाना चाहिए था। थर्ड क्वेश्चन है, प्राइजेस आर इंक्रीजिंग इन लिप्स एंड बाउंड्स, इसमें क्या ग्रामेटिकली एरर है? यहाँ पे जो एरर है ना ये इडियम्स के ऊपर एरर है। ठीक है। यहाँ पे लिखा गया इन लिप्स एंड बाउंड, एक्चुअली ये जो इडियम लिखा गया है ना ये गलत है। यहाँ पे इन नहीं आएगा, ये बाई आएगा। तो करेक्ट है इसका इडियम हो जाएगा बाई लिप्स एंड बाउंड्स। तो करेक्ट है इसका सेंटेंस बन जाएंगे, प्राइसेस आर इंक्रीजिंग बाई लिप्स एंड बाउंड्स। ये जो है ग्रामर से जो इडियम है ना, इडियम बेस्ड यहाँ पे एरर पूछे गए थे, तो ये इडियम यहाँ पे पता होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को यहाँ पे जो है हैंडल कर पाओगे। बाकी और कुछ ऐसा मीन है जिसके थ्रू हम लोग इसको कवर कर सकते हैं, जैसे कि इन है। इन जो है कहाँ पे इसका यूज होता है, प्रीपोजिशंस है, इसके बारे में डिस्कस किए हैं। तो प्रीपोजिशन बेस्ड भी इसको अप्रोच कर सकते थे, लेकिन जो है ये प्रॉपर जो क्वेश्चन पूछे गए थे ये इडियम से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसका करेक्ट इडियम हो जाएगा बाय लिप्स एंड बाउंड्स। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, नो सूनर आई हैड रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड। बताओ तो क्या सही है क्या गलत है इसमें? इसमें एक ही रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं कि जब भी नो सूनर आए, है ना, ऑलरेडी हम लोगों ने जब डू एज डायरेक्टेड का पीवाईक्यू किए थे वहाँ पे नो सूनर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और नो सूनर से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट थे उस हर एक कॉन्सेप्ट को वहाँ पे भी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। उसी में से एक कॉन्सेप्ट है कि जब नो सूनर अप्लाई होता है कोई भी सेंटेंस में,
तो नो सूनर के बाद हमें जो है जस्ट उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब लेना होता है, ना कि सब्जेक्ट लेना होता है। लेकिन यहाँ पे तो पहले सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे हैड है, तो हैड यहाँ पे पहले आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे हमें सब्जेक्ट लिखना है। सेंटेंस क्या हो जाएगा? नो सूनर हैड आई रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड। ये जो है इसका ग्रामेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। तो नो सूनर के यहाँ पे स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है। नो सूनर के बाद जो है हमें जस्ट ऑक्सिलरी वर्ब लेना होता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद जितना भी मेन वर्ब हो गया, जो वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, उसको कवर करना होता है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे गए हैं, जैसे नो सूनर हैड ही सेट द डाउन देन द फोन रैंग। इस तरीके से यहाँ पे क्लियरली देख रहे हो कि जो नो सूनर लिखा हुआ है उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है, उसके बाद जो है पास्ट जो पार्टिसिपल होते हैं, फिर उसके बाद देन, फिर सिंपल पास्ट, इसको कवर किए गए हैं। तो मेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट थीम यही है, कॉन्सेप्ट ये है कि नो सूनर के बाद हमें ऑक्सिलरी वर्ब लेना है। क्लियर है, समझ आया? नेक्स्ट देखो, आई अवॉइड टू गो देयर। ये सेंटेंस है, आई अवॉइड गो देयर, इसे जो है हमें करेक्ट करना है। तो इसमें जो है मेजर मिस्टेक यही है कि जो अवॉइड लिखा है, सबसे पहले बात ये देखो कि अवॉइड जो लिखा हुआ है ना, अवॉइड के बाद हमें यहाँ पे जेरंड लगाना होता है। किसको बोलते हैं जेरंड? जेरंड जो है वर्ब को बोलते हैं, लेकिन वर्ब में यहाँ पे आईएनजी लगा होता है, इसको जेरंड नहीं बोलते हैं। जेरंड जो है वर्ब के साथ आईएनजी तो होता है, लेकिन जब ये जो वर्ब है आईएनजी फॉर्म में नाउन की तरह काम करते हैं, तब हम लोग इसको जो है जेरंड बोलते हैं। क्लियर है? और ये चीज़ याद रखना, जो अवॉइड है, अवॉइड के बाद हमेशा यहाँ पे जेरंड आना चाहिए, मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म आना चाहिए। ये जो गो लिखा हुआ है ना, गो का मतलब जाना हो गया है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। गो का जो है यहाँ पे आईएनजी फॉर्म बन जाएगा गोइंग, तो आई अवॉइड गोइंग देयर, है ना, आई अवॉइड गोइंग देयर, ये जो है इसका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। पहले बात यहाँ पे टू लिखा हुआ है, टू का मतलब यहाँ पे क्या होता है, इन्फिनिटिव फॉर्म होता है, तो अवॉइड के बाद हमेशा इन्फिनिटिव फॉर्म नहीं आते हैं। अवॉइड के बाद जो है हमें जेरंड फॉर्म लेना होता है। इसका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा आई अवॉइड गोइंग देयर, इस तरीके से। कुछ एग्जाम्पल और हैं, जैसे कि सी अवॉइड्स ईटिंग जंक फूड, यहाँ पे ईटिंग लिखा हुआ है तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखा है। फिर दे अवॉइड टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स हो गया है, आई अवॉइड गोइंग देयर। इस तरीके से जो है सेंटेंसेस हैं जिसके थ्रू हमें यही पता चल रहा है कि कैसे अवॉइड के बाद जो है वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है, मतलब जेरंड आते हैं। क्लियर, समझ आ गया? नेक्स्ट देखो अब 2023 का पीवाईक्यू। पहला क्वेश्चन है कि एवरीवन एक्सेप्ट द 5 years हैव रिच्ड डेस्टिनेशन। ये स्टेटमेंट है, क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? कौन सा यहाँ पे गलत है, ये बताओ। तो देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है एवरीवन। एक्चुअली एवरीवन को जो है पढ़ के ऐसा लगेगा कि एवरीवन मतलब हर सब लोगों का बात कर रहे हैं। यहाँ पे प्लूरल तो लिखा हुआ है, मतलब हैव लिखा हुआ है, तब तो ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन ध्यान रखना, एवरीवन जो है बात का तो सब का ही करते हैं, लेकिन सब का बात करते हुए भी जो है ये इंडिविजुअल इंटिटी के ऊपर ध्यान देते हैं, एक पर्सन के ऊपर ध्यान देते हैं एवरीवन ना। तो एवरीवन का कॉन्सेप्ट जो होता है वो यही होता है कि एवरीवन मतलब सब लोगों का तो बातें बताते हैं, मतलब सब लोगों का ध्यान देते हैं, उसी के साथ जो है इंडिविजुअल बातें में ज़्यादा ध्यान देते हैं। इस हिसाब से जो है ये सिंगुलर हो जाएगा। तो ये जो है ये सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसका वर्ब भी कैसा आएगा या फिर ऑक्सिलरी वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आने वाला है, तो हैव की जगह यहाँ पे हैज हो जाएगा। ठीक है, तो एवरीवन एक्सेप्ट द 5 boys हैज रीच्ड द डेस्टिनेशन, रीच्ड द डेस्टिनेशन। क्लियर है? अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अनलेस ही डज नॉट रिटर्न द लाइब्रेरी बुक्स ही विल नॉट बी रिलीव्ड फ्रॉम सर्विस। ये क्वेश्चन है, बताना है इसका करेक्ट आंसर। देखो करेक्ट आंसर क्या हो रहा है यहाँ पे, सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा है, अनलेस। अनलेस का मतलब क्या होता है? अनलेस एक तो पहले ही अपने आप में निगेटिव वर्ड है, क्लियर है, पहले ही निगेटिव वर्ड है, और इसका मतलब होता है इफ नॉट। ठीक है, ये तो निगेटिव है, तो जब ये खुद निगेटिव है तो और निगेटिव बनाने का सेंटेंस को क्या मतलब, ये जो है ये गलत हो जाएगा। अब ये बोलोगे कि यहाँ पे भी तो नॉट है तो इसको भी रॉन्ग कर दो,
ऐसा नहीं, ये सही लिखा हुआ है। फ्रेजेस में डिफाइन करते हैं ना, यहाँ पे दो दो फ्रेजेस हैं। पहला फ्रेज है अनलेस दी, है ना, अनलेस दी डज नॉट रिटर्न द लाइब्रेरी बुक्स, ये अलग सेंटेंस है, अलग फ्रेजेस हैं। इसके बाद जो है सेकंड फेज और है, ही विल नॉट बी रिलीव फ्रॉम सर्विसेज, ये डिफरेंट फेजेस हैं, है ना, ये डिफरेंट जो है सेंटेंस है। यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस है या फिर फर्स्ट जो फ्रेजेस हैं, जहाँ पे अनलेस यूज हुआ है वहाँ पे नॉट का यूज नहीं होना चाहिए। बाकी अदर फ्रेजेस में नॉट का यूज हुआ है ना हुआ है वो डिफरेंट थिंग है ना। नॉट का यूज हुआ है तब भी सही है वो सेंटेंस, क्लियर। लेकिन पहले फेज में जो है नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को याद रखना। अनलेस जो है पहले से निगेटिव है तो और निगेटिव यहाँ पे नहीं आएगा। देखो तो ये सेंटेंस बन जाएगा अनलेस ही रिटर्न्स द लाइब्रेरी बुक्स ही विल नॉट बी रिलीव फ्रॉम द सर्विस, क्लियर है। तो अनलेस का जो है मीनिंग ही होता है इफ नॉट, तो और दोबारा नॉट यहाँ पे हमें नहीं लिखना होता है। थर्ड क्वेश्चन है कि दे हैव अराइव्ड फ्रॉम चेन्नई यस्टरडे। बताओ तो इसमें क्या मिस्टेक्स हैं, इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये सेंटेंस में एक एरर है, यहाँ पे जो हैव लिखा हुआ है ना, ये हैव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखो यहाँ पे जो है वर्ड लिखा हुआ है अराइव्ड और यहाँ पे लिखा हुआ है यस्टरडे, तो दोनों को देख के हम यही लग रहे हैं कि ये पास्ट टाइम का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब पास्ट टाइम का बात कर रहे हैं और पास्ट टेंस हम लोग जब कवर करते हैं तो क्या कवर करते हैं, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट आते हैं। जब भी पास्ट टेंस हो तो ये स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, ठीक है। बताओ जो पास्ट टाइम है या फिर पास्ट टेंस, यहाँ पे कहीं पे ऑक्सिलरी वर्ब का रूल है क्या? नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो ऑक्सिलरी वर्ब लिखे गए हैं, तो इस केस में जो है ये हैव यहाँ पे हट जाएगा, क्लियर है। तो इसका जो है करेक्ट सेंटेंस बन जाने वाले हैं दे अराइव्ड फ्रॉम चेन्नई यस्टरडे, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि जो है पास्ट परफेक्ट टेंस क्यों नहीं बना। देखो पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए दो दो यहाँ पे एक्शन होना जरूरी है। एक एक्शन जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा और सेकेंड एक्शन जो है पास्ट टेंस में जाने वाले हैं। इस तरीके से ये हो जाएगा दे अराइव्ड फ्रॉम चेन्नई यस्टरडे, करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि यस्टरडे भी रिफर कर रहे हैं पास्ट टाइम को, और इसी के साथ जो है एक अराइव्ड लिखा हुआ है जो कि सेकेंड फॉर्म है, और सेकेंड फॉर्म जो है यहीं पे यूज होता है। तो दोनों मीनिंग है जहाँ से हम लोग पता लगा सकते हैं कि टेंस का स्ट्रक्चर कैसे है और कौन से फॉर्म का ये टेंस है। कुछ और एग्जांपल जैसे देखो यहाँ पे आई हैव मेट हिम यस्टरडे, अब यस्टरडे पास्ट को बता रहा है तो हैव क्यों लगाए, ठीक है। ये बन जाएगा आई मेट हिम यस्टरडे। इस तरीके से जो है क्वेश्चन हमें फ्रेम करना होता है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, योर आंसर इज अ रिप्लेट फ्रॉम इरर्स। बताओ तो इसका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे जो है प्रीपोजिशंस का इरर है, यहाँ पे फ्रॉम नहीं आएगा, यहाँ पे विथ आने वाले हैं, क्लियर। विथ किसके साथ लगता है ये सब पता है, तो आई होप कि यहाँ से इजीली ट्रेस कर पाए होंगे विथ यहाँ पे क्यों लगा हुआ है। इसका पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर अभी डिस्कस किए कि कहाँ कहाँ पे हम लोग जो है विथ का यूज़ करते हैं। तो इसका यहाँ पे जो है प्रीपोजिशंस का इरर है, फ्रॉम नहीं आएगा, इसके जगह यहाँ पे विथ आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है द बुक इज मिसिंग फ्रॉम माई रूम फ्रॉम यस्टरडे। बताओ तो इसका मीनिंग। देखो सबसे पहले यहाँ पे दो दो इरर है, ठीक है। कैसे? पहला पढ़ो, पहले तो सेंटेंस का मीनिंग देखो, द बुक इज मिसिंग फ्रॉम माई रूम फ्रॉम यस्टरडे, मतलब यस्टरडे कल से जो है वो बुक जो है मिसिंग है, और वो जो बुक मिसिंग है वो प्रेजेंट में भी मिसिंग है। हम लोग कौन सा सेंटेंस यूज करते हैं पता है क्या? तो जब भी कोई एक्शन जो है पास्ट में स्टार्ट हुआ है, ठीक है, पास्ट में एक्शन स्टार्ट हुआ है और उसका जो इफेक्ट है ये प्रेजेंट में दिख रहा है, उस केस में हम लोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, इस चीज को ध्यान दो। कोई भी एक्शन पास्ट में हुआ है और उसका जो है इफेक्ट प्रेजेंट में दिख रहे हैं, जैसे क्वेश्चन ही बता रहे हैं द बुक इज मिसिंग फ्रॉम माई रूम फ्रॉम यस्टरडे, जो बुक है ये यस्टरडे से मिसिंग है और अभी भी मिसिंग है। प्रेजेंट में इम्पैक्ट डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है। तो इस केस में हम लोग जो है हैज़ या फिर हैव बीन इसका यूज़ करते हैं, क्लियर है। हैज़ बीन या फिर हैव बीन का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो इज लिखा हुआ है, तो इसके जगह हम लोग यूज़ करने वाले हैं द बुक है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के केस में हम लोग यहाँ पे हैज़ बीन यूज़ करेंगे। तो द बुक हैज़ बीन मिसिंग ऐसे होगा।
द बुक हैज़ बीन मिसिंग फ्रॉम माई रूम। अब यहाँ पे एक और मिस्टेक है, फ्रॉम। यहाँ पे फ्रॉम नहीं आएगा, यहाँ पे एक्चुअली सिंस आएगा। सिंस का मतलब डिस्कस किए थे कि कोई भी एक्शंस यूएस में स्टार्ट हो, पास्ट में स्टार्ट हो, उसका जो है एक्शन या फिर उसका इम्पैक्ट प्रेजेंट तक हो, तो उस केस में हम लोग जो है सिंस का यूज़ करते हैं। समझ आ गया क्या? जैसे यस्टरडे हो गया, मंडे, 2020, या फिर मॉर्निंग। इस तरीके के सेंटेंस के लिए हम लोग जो है सिंस का यूज़ करते हैं। क्लियर? यहाँ पे रूल वही लिखे हैं कि यूज़ सिंस फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। अगर हमें जो है कोई टाइम के बारे में पता चल रहा है ना, एग्जैक्ट टाइम के बारे में पता चल रहा है, तो उस केस में हम लोग जो है सिंस का यूज़ करते हैं। और लेकिन हमें जो है कोई रैंडमली टाइम पता चल रहा है, आई एम गोइंग फ्रॉम मंडे, इस तरीके से, तो मंडे मतलब कौन सा मंडे, ये जो है रूल यहाँ पे भी अप्लाई होता है। तो अल्टीमेटली एट प्रेजेंट जो है अभी इतना पता रखो, जो सीन्स हैं, कोई एक्शन जो है पास्ट में स्टार्ट हुआ है, उसका इम्पैक्ट अगर प्रेजेंट में दिख रहे हैं, या फिर और अच्छे से समझना है तो यस्टरडे हो गया, मंडे हो गया। देखो, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल को बता रहे, मंडे मतलब आज को बता रहे, तो मंडे एक वीक है ना। मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरीके से जितना भी वीक का नेम है वो इसी में आ जाएंगे। फिर 2020 हो गया, फिर जितना भी ईयर है 21, 22, इस तरीके से, मॉर्निंग, इवनिंग, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे। क्लियर है? समझ आ गया ये पूरा सेंटेंस? अगला देखो अब, 2024 के PYQ। फर्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉकड 1.5 आवर। ये जो है क्वेश्चन है, इसका आंसर करना है। ये जो सेंटेंस है यहाँ पे जो है ना, प्रीपोजिशंस का एरर है। कैसे प्रीपोजिशंस का एरर है? यहाँ पे ही वॉकड है, ही वॉकड के बाद हमें यहाँ पे ऑफ लगाना है। जब भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताना हो गया ना, टाइम बता रहे हैं या फिर आवर में बता रहे हैं, तो उस केस में हम लोग जो है फॉर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो है करेक्ट यूज़ हो जाएगा, ही वॉकड फॉर फॉर 1.5 आवर। यहाँ पे हम लोग टाइम को बता रहे हैं ना, क्लियरली हम लोग यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बता रहे हैं, और टाइम बताना हो तो उस केस में हम लोग जो है फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो, ही स्लेप्ट फॉर 2 आवर, या फिर ही वेटेड फॉर 1.5 आवर, ही वॉकड फॉर हाफ एन आवर। इस तरीके से वर्ड के लिए, या फिर टाइम बताना हो, ड्यूरेशन बताना हो, उस केस में हम लोग फॉर का यूज़ करते हैं। डिस्कस भी कर चुके हैं ऑलरेडी, तो कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन है कि ही इज ऑलवेज रेडी टू पिक अप क्वारल, है ना। बताओ तो इसमें क्या मिस्टेक्स हैं। मीनिंग यहाँ पे क्लियरली निकल आना चाहिए कि यहाँ पे पिकअप है। पिकअप हम लोग किस सेंस में यूज़ करते हैं? जैसे कि किसी को पिकअप करना हो गया है ना, एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट हो गया, उस केस में हम लोग जो है पिकअप का यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फाइटिंग का बात हो रहा है, तो फाइटिंग के केस में पिकअप थोड़ा यूज़ करोगे। जो अप लिखा हुआ है ना, ये अप को यहाँ से ओमिट कर दो। ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, ही इज ऑलवेज रेडी टू पिक क्वारल्स। ये करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, पिकअप का मीनिंग यहाँ पे डिफरेंट होता है, और इस केस में पिकअप यहाँ पे करेक्ट मीनिंग नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन है, आई हैव ऑर्डर फॉर डिनर्स। आई हैव ऑर्डर्ड फॉर डिनर्स, क्या एरर है इसमें? यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर। फॉर का यूज़ हम लोग जो है इसके लिए यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे मैं डिनर के साथ अगर कोई थिंग बता देता ना, कोई पर्पस बता देता कि इस डिनर को मैं इसलिए मंगा रहा हूँ। देखो, डिनर को किस लिए मंगाते हैं सबको पता है ना, इसमें डाउट नहीं करना है। लेकिन अगर कोई प्रॉपर स्पेशल थिंग के बारे में अगर ऑर्डर किए होते, तब हम लोग यहाँ पे फॉर का यूज़ करते, क्योंकि फॉर का यूज़ कोई पर्पस के लिए किए जाते हैं। तो यहाँ से फॉर को यहाँ पे इमिट कर दो। इसका जो है करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, आई हैव ऑर्डर डिनर। ये जो है इसका करेक्ट सेंटेंस हो जाने वाले हैं। क्या समझ आया? अगला देखो, लेट अस डिस्कस अबाउट दी प्रॉब्लम। इसको एक बार अपने लेवल में भी ट्राई करो, है ना। वीडियो को हो सके तो पॉज कर लो और अपने लेवल में ट्राई करो। मिस्टेक से पहचान आ रहे हैं, है ना। एरर क्या है? यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है डिस्कस, और एक चीज यहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट। बताओ, यहाँ पे अबाउट लिखोगे कि डिस्कस लिखोगे? डिस्कस का मतलब क्या होता है? कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में ही डिस्कस करोगे ना। अबाउट का मतलब क्या होता है? कोई पर्सन या फिर कोई थिंग हो गया जिसके बारे में बताना हो। यहाँ पे डिस्कस और अबाउट यहाँ पे दोनों जो है नेसेसरली यूज हुआ है। दोनों में से हमें एक को यहाँ पे यूज करना है। क्लियर है?
तो हम लोग जो अबाउट लिखा हुआ है इसको ओमिट कर देते हैं कि मीनिंग दोनों का सेम है। डिस्कस करोगे तो किसी के बारे में डिस्कस करोगे, किसी थिंग के बारे में डिस्कस करोगे। तो लेट अस डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम, ये जो है इसका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। लेट अस डिस्कस द प्रॉब्लम। ठीक है, क्लियर हुआ? अगला देखो नेक्स्ट। वन कैन नॉट बी टू केयरफुल अबाउट व्हाट ही सेज, ये सेंटेंस है, करेक्ट करो। बताओ तो इसका आंसर इरर। देखो इसका एरर एक्चुअली यहाँ पे है, यहाँ पे ही नहीं आएगा, यहाँ पे वन आएगा। क्यों? क्योंकि बात यहाँ पे वन का कर रहे हो और वन का जो है बात को कंप्लीट नहीं किए हो और डायरेक्टली ही मतलब थर्ड पर्सन के बारे में बताना स्टार्ट कर दिए हो। पहले जो सेंटेंस स्टार्ट किए हो उसको कवर भी तो करना है, कंप्लीट भी तो करना है। तो फिफ्थ का सेंटेंस हो जाएगा वन कैन नॉट बी टू केयरफुल अबाउट व्हाट वन सेज। व्हाट वन सेज, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन ला रहे हो मतलब डिफरेंट पर्सन के बारे में डिस्कस कर रहे हो। लेकिन कहीं पे भी फुल स्टॉप नहीं दिख रहा है, ये लास्ट में दिख रहा है। लास्ट में दिख रहा है मतलब ये तो अंदर ही आ गया ना, मतलब सेंटेंस तो कंप्लीट ही नहीं हुआ। जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक हम लोग किसी थर्ड पर्सन में स्विच नहीं कर सकते सेंटेंस के अकॉर्डिंग। इसका जो है ही जो है यहाँ पे इरर हो जाएगा। वन कैन नॉट बी टू केयरफुल अबाउट व्हाट वन से, ये जो है करेक्ट है। अगला 2025 में हम लोग इंटर करते हैं यूएसए क्वेश्चन को डिस्कस करने। देखो सिक्स जो है क्वेश्चन नंबर होता है, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। ये क्वेश्चन है, इसमें अननेसेसरी चेंजेस नहीं करना है। बस ये बताओ कि क्या इसमें एरर है। तो यहाँ पे किसका बात किए, ऑल दैट ग्लिटर, इस चीज का बात किए हैं। तो उसी हिसाब से हमें इसका जो है जो ये ग्लिटर लिखा हुआ है ना उसी के अकॉर्डिंग हमें सिंगुलर और प्लुरल बनाना है। कैसे सिंगुलर से प्लुरल बनाओगे, ये तो एक बार समझो अच्छे से, है ना। तो यहाँ पे जो सेंस निकल के आ रहा है कि ऑल दैट मतलब होता है पूरे जितना भी है उसको यहाँ पे यूनिटी बना रहे हो। यूनिटी बना के हम लोग जो है इसको सिंगल फॉर्म में ला रहे हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ऑल दैट है सभी के बारे में इंडिविजुअली डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इस चीज को ध्यान दो। ऑल दैट लिखा है इसका मतलब जो है पूरे चीज को या फिर होल, होल को हम लोग एज ए सिंगुलर बना के इसको यूज कर रहे हैं। तो ये जो ऑल दैट लिखा हुआ है ये जो है सिंगुलर है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। यहाँ पे ग्लिटर लिखा हुआ है तो ग्लिटर ना हो कि ये जो होगा ग्लिटर्स हो जाएगा। क्लियर? जो वर्ब लिखा होता है ना, वर्ब जो है ऑलरेडी प्लुरल फॉर्म में ही लिखे रहते हैं। वर्ब जो है ऑलरेडी प्लुरल फॉर्म में लिखे होते हैं, तो उसको जो है सेंटेंस के अकॉर्डिंग सिंगुलर और प्लुरल में चेंज करना होता है। तो यहाँ पे जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसका वर्ब भी सिंगुलर आ जाएगा। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है, ग्रामेटिकली ये करेक्ट है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई आस्क्ड हिम टू लुक इनटू द डिक्शनरी, ये जो है सेंटेंस है, करेक्ट करो तो जल्दी। इस सेंटेंस में जो एरर है ना ये लुक इनटू में है। लुक इनटू का जो फ्रेजल वर्ब है इसका मीनिंग क्या होता है, इन्वेस्टिगेट करना। ठीक है, लुक इनटू जो लिखा हुआ है इसका एक्चुअली में फ्रेजल वर्ब है, इसका मीनिंग होता है इन्वेस्टिगेट करना। अब बताओ डिक्शनरी में कोई इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं क्या, नहीं जाते। ये जो फ्रेजल वर्ब है इसे इसी के अकॉर्डिंग फ्रेजल वर्ब में हमें चेंज करना है। इसका करेक्ट फ्रेजल वर्ब हो जाएगा लुकअप। ठीक है, अब ये जो लुकअप है, लुकअप का मतलब होता है कोई मीनिंग को जो है खोजना या फिर कुछ मीनिंग को यहाँ पे सर्च करना। अब मीनिंग सर्च करने के लिए हम लोग जो है डिक्शनरी में जाते हैं। ये जो सेंटेंस जो है करेक्ट हो जाएगा, आई आस्क हिम टू लुक अप द डिक्शनरी। ठीक है, आई आस्क्ड हिम टू लुक अप द वर्ड इन डिक्शनरी, ऐसा नहीं करना। वैसे भी कर सकते हो लेकिन यहाँ पे इनटू द डिक्शनरी ये भी सही है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। क्लियर है? अगर वर्ड भी लिख रहे हो तब भी सही है और नहीं लिख रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, अनलेस ही डज नॉट एपोलाइज, है ना, एपोलोगाइज, ही शुड नॉट बी अलाउड टू सिट इन द क्लास। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करो। ये वाला जो रूल है ना अभी डिस्कस किए को अनलेस है। अब ये जो अनलेस है, अनलेस का मीनिंग क्या होता है, इफ नॉट।
ये जो अनलेस है ऑलरेडी निगेटिव में है, तो ये जो है नॉट और क्यों जो है नॉट लिखे यहाँ पे। ये तो ऑलरेडी जो है खुद ही निगेटिव है, तो नॉट लिखने का यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। बाकी अदर जो सेंटेंस होते हैं, फ्रेज़ल होते हैं, वहाँ पे नॉट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो फर्स्ट फ्रेजेस हैं, वहाँ पे नॉट यहाँ पे नहीं आना चाहिए। क्योंकि उस फ्रेज़ में ऑलरेडी यहाँ पे अनलेस हम लोगों ने यूज़ किए हैं, तो क्यों और फालतू से यहाँ पे हम लोग नॉट ऐड करेंगे। ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, अनलेस द एम्प्लॉइज ही शुड नॉट बी अलाउड टू सिट इन द क्लास। ये जो है इसका करेक्ट मीनिंग हो जाएगा, करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, तो अगला देखो अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का, ही लाइक्ड यू बेटर देन ही लाइक्स मी। ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस को आप करेक्ट करो। देखो ये जो सेंटेंस है लिखा गया है कि ही लाइक्ड यू, सबसे पहले तो ये पास्ट टेंस के बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो है दोनों को यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। अब कंपेयर कब करेंगे, जब दोनों का एक्शंस यहाँ पे पैरेलल हो, अभी तो कंपेयर करोगे भाई, है ना। ही लाइक्ड यू, ये जो है पास्ट टेंस है, यहाँ पे लाइक्स मी लिखा है, तो लाइक्स जो है पास्ट टेंस होना है तो प्रेजेंट है, तो इसको पास्ट बना दो, तो ये जो हो जाएगा लाइक्ड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, ही लाइक्ड यू बेटर देन ही लाइक्स मी, कंपैरिजन हो रहा है। अब कंपैरिजंस करोगे तो पैरेलल थिंग का कंपैरिजन करोगे, मतलब टाइम पीरियड सेम रहेगा। तो पहला जो है यहाँ पे पास्ट में है, पहला पास्ट में है, तो सेकेंड वाला भी यहाँ पे पास्ट में होगा, अब जाके जो है सही होगा। ये जो है लाइक्ड हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया। अब कुछ लोगों के माइंड में ये आएगा कि यहाँ पे प्रेजेंट में है, तो जो पास्ट है इसको प्रेजेंट बना दो, है ना। पास्ट बनाने की ज़रूरत क्या है, यहाँ पे लाइक्ड जो है लाइक करने का बात है ना, लाइक करने का बात है, और ये कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेयर प्रेजेंट चीज़ का करते हो कि जो बीत गया है उसका कंपेयर करते हैं, समझ रहे हो। तो इस केस में हम लोग जो है पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। समझ आ गया। अगला देखो, सेंटेंस हो जाएगा ही लाइक्ड यू बेटर देन ही लाइक्ड मी। ये जो है करेक्ट सेंटेंस है। तो क्वेश्चन है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर वेरी रिच एंड प्रोस्पेरियस। क्या मिस्टेक है इसमें, इधर समझ आ रहा है। देखो यहाँ पे जो है वन लिखा हुआ है, और वन यहाँ पे सिंगुलर है। ये जो सिंगुलर है तो यहाँ पे आर लिखा है जो कि प्लुरल है, यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे इज आ जाएगा, क्योंकि सिंगुलर नाउन है तो प्लुरल यहाँ पे नाउन आएगा ना। नाउन मतलब सब्जेक्ट बोलो, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसका वर्ब भी सिंगुलर आएगा। और याद रखना यहाँ पे वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिखा हुआ है, तो माई फ्रेंड्स है, ये तो प्लुरल है, तो इसी हिसाब से जो है हम लोग जो है आर लिखा हुआ है, ये तो सही है। ऐसा नहीं है, ये जो वन आया हुआ है एक्चुअली ये सब्जेक्ट है। जब हम लोग वर्ब लगाते हैं, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। वर्ब अगर सिंगुलर है तो उसी का अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, अगर वर्ब प्लुरल है तो उसी का अकॉर्डिंग वर्ब को प्लुरल फॉर्म में लिखते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये सेंटेंस हो जाएगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ वेरी रिच एंड प्रोस्पेरियस। क्लियर है, ये समझ आ गया। तो ये तो रहा कंप्लीटली 2015 से 2025 तक जितना भी सेंटेंस करेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे, हर एक क्वेश्चन को डिटेल के साथ कवर किए हैं। आई होप कि कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इसमें मैसेज कर सकते हो। इस पूरे क्लास का जो स्लाइड है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।